मेरे दोस्त जब ये बात करते हैं कि आज महंगाई है, आज मुल्क एक मौशी बहरान का सामना कर रहा है और पाकिस्तान को एक दफ़ा डिफ़ॉल्ट के धाने से वापस लाया गया है, तो ये भूल जाते हैं कि इस तबाही तक पहुंचाने के लिए, डिफ़ॉल्ट के इस धाने तक लाने के लिए आज जिस सूरत हाल से हम दो चार हैं, उस सूरत हाल से दो चार करने के लिए पिछली हुकूमत ने जो 3.5 साल से ज़ायद अरसा एक्सट्रीमली गुड गवर्नेंस के साथ जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन और जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ दी, इस कदर अच्छी कि आज हमें उनका खमियाजा देना पड़ रहा है। बड़े आसानी से इन्होंने कह दिया कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई जा रही हैं। यकीनन ये सबसे तकलीफ़देह फ़ैसला है और इससे कड़वा घूंट हमारे लिए शायद निगलना मुमकिन ना हो, लेकिन ये बताते हुए कतराते हैं कि जब IMF से मुआहदा किया इमरान खान साहब की हुकूमत ने, तो उस तहरीरी मुआहदे में ये लिखा कि पेट्रोल के ऊपर 1 पैसे की सब्सिडी नहीं देगी हुकूमत, और वो मुआहदा करके IMF से एक पैकेज में एंटर किया गया। उस मुआहदे की पासदारी रियासत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जमीयत उलमा इस्लाम या नेशनल अवामी पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी या BNP का या नेशनल पार्टी का वो एग्रीमेंट है, क्योंकि वो रियासत पाकिस्तान का एग्रीमेंट है। अगर वो इसकी उस डॉक्यूमेंट की एक एक शिक को देख लेते तो शायद आज ये तकरीर ना करते। उन्होंने फरमाया कि दुनिया में तेल की कीमतें गिर रही हैं, हमारा डॉलर जो है, रुपया जो डॉलर के मुकाबले में बेहतर हो रहा है, उसके बावजूद ये क्यों हुआ? तो वो भी भूल गए कि ओगरा को इंडिपेंडेंट करने के लिए बिल रात को लाया गया था। 10:30-11 बजे इतला दी गई थी कि सुबह रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को उनकी परवाज़ आज़ाद करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक बिल लेके आ रही है। यही ऐवान था, फ़र्क ये है कि हम उधर बैठे थे और ये दोस्त इधर बैठे थे। बहुत हमने शोर मचाया, बहुत बातें की, बहुत तकारीर हुई, लेकिन उस सब शोर शराबे में हुकूमत ने, उस वक्त की हुकूमत ने अपनी अददी अक्सरियत के ऊपर वो आज़ादी अता की रेगुलेटरी बॉडीज़ को जो वो मुआहदे में लिख के दे के आए थे, जो उस मुआहदे में लिख के दे के आए थे। इसी तरह एक और बिल आया जिसकी वजह से आज जो डॉलर की परवाज़ थी वो काबू में नहीं थी आ रही, और हुकूमत ने बसियार कोशिशों के बावजूद कोशिश करके फिर उसको किसी ना किसी तरह से जो रुपए की कदर है उसमें बेहतरी लाने की कोशिश की, और अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब करे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ और बेहतरी आएगी। वो स्टेट बैंक के मुतलका बिल था जिसमें जो हुकूमती अदारों का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से रेगुलेटर है, वो बैंक्स का बजा है, लेकिन रियासत पाकिस्तान को चलाने के लिए वो कौमी बैंक था। उसमें जो जिस तरह की तरामीम लाई गई और जिस तरह शोर शराबा किया गया, उसने कहा कि इसे आज ही पास करना है और हमने इसकी कंप्लायंस रिपोर्ट देनी है। तो ये बातें भूल ना जाया करें, खुदा के लिए। हाफजे हमारे तो अभी इतने हैं कि हम साल 6 माह पीछे, 1.25 साल, 1.5 साल पीछे जाके सोच सका करें। रही सर पेट्रोलियम प्राइसेस की बात, तो ये फ़ैसला काबीना ने और वज़ीर आज़म ने बड़े दुखी दिल के साथ किया, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शंस थी ये पिछले 4 या 6 हफ्ते पहले की थी, जब उस वक्त के सौदे हुए, जबकि तेल की प्राइसेस भी ऊपर थी और जिस कीमत पे LCs खोली गई उस वक्त डॉलर की प्राइस हमारे यहाँ 238, 239, 235 में वेरी कर रही थी। उसके ऊपर आपकी LCs, क्योंकि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ये जो छोड़ के गए हुए थे वो बिल्कुल खुश्क हुए पड़े थे, तो इंटरनेशनल बैंक्स आपको LCs खोलने के लिए प्रीमियम का तकाजा करते थे। आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे हुकूमत के बिहाफ पे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और कोalition गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये मैं पूरे यकीन के साथ बात कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो मौजूदा अदवार की कीमतें हैं और जो डॉलर की प्राइस हमारे रुपए की डॉलर के मुकाबले में बेहतर हुई है, इसके फ्रूट्स इंशाअल्लाह अगले नोटिफिकेशंस में आपको नज़र आएंगे। हम आवाम की खिदमत के लिए आए हैं, हम आवाम से झूठ नहीं बोलेंगे, हम उन्हें रोज़ी पिक्चर और जलसों की तकरीरें और बड़के मार के नहीं बताएंगे। हमारी हुकूमत डिलीवर करने पे यकीन रखती है
इंशाअल्लाह अजीज बात ये भी की गई, बात बड़े बड़े यकीन से कर दी मेरे भाई ने। उन्होंने कहा देखें ये इजहार आज़ादी राय पे पाबंदियां हैं, तो भाईजान वो पीका के कवानीन कौन लेके आया था? किसने उन कवानीन को धौंस के साथ बजरिया ऑर्डिनेंस मंजूर करवाया था? भाईजान यही पाकिस्तान आज से 1 साल पहले पार्लियामेंटेरियन जावेद लतीफ़ के ख़िलाफ़ जो मुकदमा कायम किया गया, 2 माह से ज़ायद उसे पाबंद सलासल रखा गया, उसकी मुलाकातें बंद कराई गई। आज शहबाज गिल की आवाज़ उठेगी कि उसको जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। जेल मैनुअल में हफ्ते में 1 दिन मुलाकात की इजाज़त थी। 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के कायद, उन्हें बेटे से तनख्वाह ना लेने पे जब नहल करके फिर जिस तरह से एक इंजीनियर्ड प्रोसेस के ज़रिए उन्हें सियासत से बाहर किया गया, जब उन्हें जेल में पाबंद सलासल किया गया तो उनको हफ्ते में एक मुलाकात सर 2 घंटे के लिए ब्लड रिलेशंस को अलाउ की गई। मैंने उनके बतौर वकील के, मैं स्टेटिंग ऑन रिकॉर्ड, उनके वकील के तौर पे मुझे लाहौर हाई कोर्ट से रजू करना पड़ा और लाहौर हाई कोर्ट ने मुझे इजाज़त दी कि आप मुकदमे की तैयारी के लिए 3 दफ़ा के साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी साहिबजादी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से आप 2 घंटे के लिए हफ्ते में 1 दिन जेल में जाके लीगल प्रैक्टिशनर जिसके पास वकालतनामा है उनका, आप उनसे मिल सकते हैं। ये कहते हैं कि जी हम रोज़ दरवाजे खोल के उनके जाके माथे चूमा करें। जिन्होंने मुल्की इदारों पे ढटाई के साथ चढ़ाई की, जिनकी ज़ुबान रुकती नहीं है, जिन्होंने लोगों की पगड़ियाँ उछालते हुए कभी ये नहीं सोचा कि ये चीज़ें अपनी तरफ भी आएंगी, जिनकी गज गज लंबी ज़ुबान औरतों के बारे में उस शख्स ने जिस तरह की हर्जा सराई की, हम किसी से छुपी नहीं हुई। हम आइन और कानून के ताबे चलने के पाबंद हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इस हुकूमत से ये शिकायत नहीं आएगी। हमने आपकी तरह लोगों को, बेगुनाह लोगों को पकड़ के जेलों में नहीं डाला। हमने पहले जेल में डाल के बाद में तफ्तीशें नहीं है की। हमारा काबीना में ये फैसला था कि पहले मुकदमा बनेगा, रिकॉर्ड से तस्दीक होगी, अदालती प्रोसेस होंगे, फिर गिरफ्तारियां की जाएंगी। खुदा के लिए ये बातें करने से पहले अपने दामन में भी एक दफ़ा झांक लिया करे। मुल्क को मुआशी तबाही के धाने पे आप छोड़ के गए थे, मुल्की मईशत के साथ खलवाड़ आपने किया, IMF को दोनों हाथ जंजीरों में बांध के आपने दिए, पाकिस्तान को 25,000 अरब के कर्जों में आपने जकड़ा और आज आप ढटाई से 2 माह में कह रहे हैं कि जी ये नहीं हो रहा। सियासत ज़रूर करें लेकिन हकाइक की सियासत करें, अदादो शुमार को सामने रखें, तारीख को ना भूले। तारीख कभी भूलने वाली चीज़ नहीं होती, किताबों में लिखी हुई है, आपके सामने पड़ी है। बहुत शुक्रिया। मेरी सर मैं सर अब टाइम मेरी एक सुन ले सर, सिर्फ एक सुन ले, मैं आपको टाइम, मेरी सब मेंबरान से गुजारिश एक ही है कि आज सबको टाइम देंगे, जो भी यहाँ बैठे हैं, चाहे 7 बजे शाम तक हो जाए, तो मेरी गुजारिश है कि हौसले और तामुल से एक दूसरे की बात सुने। मैं यही हूँ, डिप्टी चेयरमैन यही है, हम मिल के चलाएंगे सेशन। आपने जितनी भी आज तकरीर करनी है कर लें, टाइम का ख्याल खुद रखें, आपने अपने कुलीग्स का खुद ख्याल रखना है। अब तशरीफ रखें जी, बिल्कुल हमारा वादा है। मोहसिन साहब प्लीज अब बैठ जाए जी, हमारा वादा है 7 बजे तक को मैं चलाऊंगा। जब लोग, आप एक बात ज़हन में रखें, बस मुझे बीच में तंग ना करें, इंटरप्ट ना करें प्लीज। बस हम इधर ही बैठे, मेरा वादा है शाम 7 बजे तक को मैं इधर हूं जी। सर अभी सर अब आपकी पार्टी के 4 लीडर खड़े हैं, मैं किस लीडर की सुनूं सर, आप बताएं सर। सर मेरी सर सिर्फ इतनी गुजारिश है कि मुझे नंबरिंग पे चलने दें फिर, ताकि सारे खुश रहें प्लीज। सर देता हूं जी, बताएं जी शिवली के ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस ने ये जिक्र किया कि जो पीका का लॉ था ये हम लाए थे। ये इनको मैं याद, इनकी जो मिनिस्टर्स की जनरली जो स्टेटमेंट्स हैं वो बड़ी बहुत गलत इंफॉर्मेशन पे, जिस तरह के अभी इंडिपेंडेंस डे पे नेशनल एंथम पे बता रहे थे कि 1954 में लियाकत अली खान ने इस तराने का वो किया था, लॉन्च किया था, जबकि लियाकत अली खान 1951 में शहीद कर दिया गया था। दूसरी बात यह है कि एक इससे मौका उठाते हुए फायदा कि सर पीका लॉ के बारे में सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, पुराने मेंबरान से एतजाज़ एहसन भी थे, और उसमें यह तय हुआ था, अनुशिया रहमान ने ये प्रेजेंट किया था
कि ये बिल, इसकी प्रोग्रेस हर 6 महीने के बाद हाउस में पेश की जाएगी। करेक्ट मी सर इफ आई एम रॉन्ग। और वो आज तक पेश नहीं की गई। इसी वजह से ये सारे जो एक कंफ्यूजन फैली हुई है या मिसयूज है या अब्यूज है वो चल रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे होगी, आपके रिकॉर्ड पे भी मौजूद होगा कि जो पीका लॉज थे इसमें एक कंडीशन हमने डाली थी, उस वक्त हम अपोजिशन में थे। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये बिल इंट्रोड्यूस किया था और उस कमेटी में मैं भी शामिल था कि ये इसको जो पीका की जो तय हुआ था उसकी रिपोर्ट जो है तो 6 महीने के बाद पेश किया करें, जो आज तक 4 साल हो गए नहीं हुई। सेक्रेटरी साहब इस पे रिपोर्ट ले लें। सर अभी हमारी तय हो गई कि नंबरिंग पे चलेंगे, प्लीज। मुश्ताक साहब, बैरामन तंगी के बाद आपका नंबर है सर, नंबरिंग पे चल रहे हैं बस, प्लीज सर मेरी गुजारिश है, सबको मौका मिलेगा सर। सर हाउस में सबको मौका आज दूंगा सर, सब खत्म भी करूंगा, टाइम भी दूंगा एक एक को सर, प्लीज। मोहसिन साहब प्लीज अगर 2 मिनट सुन लें फिर टाइम दे देंगे, कोई बात। जी बैरामन तंगी प्लीज, बैरामन तंगी 5 मिनट सर। सर ले लेते हैं एजेंडा भी सर। सर 2 कॉलिंग अटेंशन है, फिर वो दोनों ले लो सर, फिर आपके साथी ही खुद जी बैरामन तंगी बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब मैं मोहसिन साहब जाने की इजाजत नहीं है आज किसी को भी, सब इधर हैं जी बताएं। चेयरमैन साहब मैंने एक जनरल मोशन जमा किया था इमरान की 14 अरब रुपए करप्शन के बारे में, जो केपी में उसने इस साल 14 अरब रुपए की करप्शन की है, उसके बारे में मैंने एडजर्नमेंट मोशन विद द सिग्नेचर ऑफ द 30 सेनेटर्स मैंने जमा किए, वो भी नहीं लगा है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, चूंकि पीटीआई ने केपी में इमरान ने जो करप्शन की है उसके बारे में मैं कौम को आगाह करना चाहता हूं। सर गुजारिश है कि उसको लगाएंगे। आज जो बात हो रही थी प्राइसेस पे और फ्लड्स पे आपने बात करनी थी, वो करते फ्यूचर में लगा दे, लेकिन जल्द जाएगा जी। नंबर 2 ये है कि मैंने एक और एक्ट 2022 मैंने लिया है तो शाहाना के बारे में, तो वो भी नहीं लगा है, तो प्लीज इसके बारे में भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं जी। ठीक है। लेकिन चेयरमैन साहब जहां तक पेट्रोल की कीमतों की बढ़ाने की बात है, चेयरमैन साहब लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा, लेकिन वो भी इसी तरह चीख रहा था जैसे कोई बाजार में जलसा करते। हाँ बिल्कुल, मतलब कि हम वी आर कमिटेड। माशाल्लाह ये आप कह रहे हैं, अच्छा गुड मैं कह रहा हूं, जी थैंक यू। कह रहा हूं इसलिए कि वी आर पब्लिक प्रॉपर्टी और हम समझते हैं आवाम की मुश्किल को, आवाम की मुश्किलात को भी। मेरे लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कल कहा था कि हम वी आर एलाइज, तो इत्तेहादी जमातों के दरमियान जब हुकूमत होती है तो अवाम के इशूज पे एक दूसरे के साथ लिहाज़ान रखना, एक दूसरे को एतमाद में रखना। और कंसर्न है मेरी लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब भी, हमने मरियम बीबी के बारे में, हमने मियाँ साहब के बारे में भी लिखा है। और मैं इब्तिदा इस्माइल साहब से मैं इस फ्लोर से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अवाम के ऊपर बोझ न डालें। आप इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि अवाम, देखिए मेरी बात सुने, मुझे आप बोलने का मौका दे दे, फिर आप बोले ना, फिर आप मुझसे नहीं बोल सकते। जी बैरामन तंगी सर, मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं। और इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टैंड हमेशा ये रही है कि अगर 2000 फ्लड ले लें, आप मैन मेड डिजास्टर ले लें, आप नेचुरल डिजास्टर ले लें, 2008 से 13 तक हमने मुश्किल हालात को फेस किए थे, लेकिन हमने अवाम पे महंगाई का बोझ नहीं डाला, हमने पेट्रोल का बोझ नहीं डाला। तो मेरी रिक्वेस्ट है इब्तिदा इस्माइल साहब से कि जो पार्टी लीडरशिप है, आप जो भी फैसला करते हैं आप उनके बगैर न करें। और ये जो फैसला है मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये फैसला वापस ले लें। जनाब चेयरमैन साहब, थैंक यू सर। जनाब चेयरमैन साहब, अभी लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि मुल्क में इलेक्शन होनी चाहिए। वही अल्लाह के बंदे, अभी तो इलेक्शन आपके हाथ में, आपकी लीडर के हाथ में। बेशक वो लीडर, उसको लीडर कहना मैं समझता हूं कि लीडरशिप की तौहीन है, इसलिए कि उसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। लेकिन इस तरह की बात ना करें प्लीज, इस तरह के माहौल खराब ना करो बैरामन तंगी साहब प्लीज। देखिए आप सुने ना, आप सुने, आपने कहा था कि उसको लीडर कहना, आप लोगों ने कहा था। एक्सपंज कर दिए जी, एक्सपंज कर दिए जी, एक्सपंज कर दिए।
ये जब मुशर्रफ के साथ थे, इसने कहा था कि इमरान को लीडर कहना लीडरशिप की तौहीन है। आपने कहा था, मैंने नहीं कहा था। आप जब मुशर्रफ के साथ थे, आप जब प्लीज तशरीफ रखिए। आप लोगों ने कहा है, आप लोग कह रहे हैं कि उसको लीडर कहना लीडरशिप साहब, की तौहीन है। तशरीफ रखिए। आप क्यों चीखते हो, क्यों चिल्लाते हो? आप लोगों ने कहा था। बैरामन तंगी साहब प्लीज, प्लीज बैरामन तंगी साहब, थैंक यू सर। नहीं जी सर, सर एक्सपेंस कर दिए सर, साहब, इन लोगों ने कहा एक्सपेंस था। कर दिए सर। मैं नहीं कह रहा हूं, जब ये मुशर्रफ के साथी थे, इसने कहा था कि इमरान को लीडर। प्लीज सर एक मिनट, बैरामन तंगी साहब, आप लीडरों का एहतराम करें ताकि आपके लीडर का एहतराम हो। अपोजिशन ने कहा था, जब ये मुशर्रफ के साथी थे, मिनिस्टर थे, उसने कहा था कि इमरान को लीडर कहना लीडरशिप की तौहीन है। इसने कहा था, मैंने याद दिलाया, मैंने सिर्फ वो बात याद दिलाया, मैंने उसको वो सेंटेंस याद दिलाया है, मैंने वो सेंटेंस याद दिलाया है। हाँ, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें प्लीज, तशरीफ रखें, अपने कुर्सी पे चले, उधर से एहतजाज करें प्लीज, इधर नहीं आए। जी देखिए मेरी बात सुने, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं कि लीडर अपोजिशन ने कहा था, जब ये मिनिस्टर थे, जब ये बैरामन तंगी साहब, आप दिल बड़ा करें, अपने अल्फाज वापस ले लेंगे। मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। उसका माहौल खराब ना करें बैरामन तंगी साहब। बिल्कुल नहीं लेता हूं। इसने कहा था, इसने कहा था, मैंने नहीं कहा है। इसने वो अल्फाज वापस ले ले, लीडर ऑफ अपोजिशन अल्फाज ले ले कि इमरान को लीडर कहना। हाउस चलने दें बैरामन तंगी साहब प्लीज। मैं नहीं लूंगा, मैं ये अपना ये अल्फाज वापस ले ली, ये लीडर ऑफ अपोजिशन के अल्फाज है, मेरी नहीं है। जी मैं चेयरमैन साहब, लीडर ऑफ बैरामन तंगी साहब तशरीफ रखें, लीडर अपोजिशन को चाहिए तशरीफ रखें, हो गई जी बात, तशरीफ रखें। सर मेरी अभी तकरीर बाकी है। थोड़ा बहुत बाद में आपको टाइम देता हूं टाइम, तशरीफ रखें। जी सर तशरीफ रखें सर तशरीफ रखें सर मैंने एक्सपेंस कर दिए हैं सर, मैंने एक्सपेंस कर दिए सर एक्सपेंस कर दिया सर, एक्सपेंस कर दिए सर। तशरीफ रखें सर प्लीज, तशरीफ रखें। आप भी बैरामन साहब सुन लें, तशरीफ रखें सर, तशरीफ रखें सर, तशरीफ रखें। जी सेनेटर मुश्ताक साहब, सर सेनेटर मुश्ताक साहब जी सर, गलती करने दे, कर लूंगा जी सर, तशरीफ रखें। जी थैंक यू मिस्टर चेयरमैन, थैंक यू जी सर चेयरमैन, थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। सेनेटर मुश्ताक साहब सर। जी मिस्टर चेयरमैन, मिस्टर चेयरमैन मैं सर एक्सपेंस कर दिया सर, बैठे सर। मिस्टर चेयरमैन, मोहसिन साहब दरखास्त पे कह रहे थे, दरखास्तों पे कहेगा तो डिसीट होगा जी। मोहसिन साहब आप मुझे जी मुश्ताक साहब सर, फिर मुश्ताक मिस्टर साहब। चेयरमैन मैं जी सर जी सर मिस्टर चेयरमैन मोहसिन साहब तशरीफ रखें जनाब। मिस्टर ऑन चेयरमैन, बुखारी साहब प्लीज, जो फ्यूल प्राइस ऑन पब्बी साहब जी जी। मिस्टर चेयरमैन, जो पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है और जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, ये आवाम का दर्द है और मैं चाहता हूं कि उस पे आवाम के दर्द यहाँ पे बयान करूं। मैं 5-6 मिनट आपके लूंगा इंशाल्लाह। आपने 2 मिनट कहे थे सर। मिस्टर चेयरमैन, ये जो पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है और तकरीबन ₹7.25 फी लीटर पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, मिस्टर चेयरमैन मैं इसकी मजम्मत करता हूं। ये अवाम दुश्मनी है, संगदिली है, माशी दहशतगर्दी है और इससे अवाम के ऊपर नाकाबिल बर्दाश्त बोझ पड़ेगा। और यह साबित हो गया कि पीडीएम की हुकूमत तशरीफ रखें आप प्लीज, गुजारिश है तंगी साहब आप हौसला करें। एक फेल और नाकाम हुकूमत है। मिस्टर चेयरमैन, जब आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिर रही है, जब सऊदी अरब मौखर अदायगियों पर कंसेशनल रेट पर आपको तेल फराहम कर रहा है और जब डॉलर की कीमत के मुकाबले में रुपए मुस्तहकम हो रहा है, तो ऐसे में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा बिला जवाज भी है, अफसोसनाक भी है और बदनीयती और संगदिली और माशी दहशतगर्दी है। मिस्टर चेयरमैन, जब यह हुकूमत आ रही थी पीडीएम की, उस वक्त
डॉलर की कीमत थी 178 रुपए। जब यह हुकूमत पीडीए की आ रही थी उस वक्त लीटर पेट्रोल था 145 रुपए। आज डॉलर की कीमत कहां पे पहुंच गई है और आज लीटर पेट्रोल 234 रुपए में आवाम को मिल रहा है। और मिस्टर चेयरमैन, मैं सिर्फ गुज़िश्ता हुकूमत से इनका मुआवजा नहीं कर रहा, तारड़ साहब बैठे हुए हैं, मैं इनकी हुकूमत की जून की कीमतों से इनका मुआवजा कर रहा हूं। जून में क्रूड ऑयल की कीमत थी $123 फी बैरल और जून में पेट्रोल की कीमत थी 233 रुपए फी लीटर। 16 अगस्त में क्रूड ऑयल की कीमत थी $93 फी बैरल, $123 से नीचे आ गया $93 फी बैरल, और उसी तरह पेट्रोल की कीमत वो 234 के ऊपर है। मिस्टर चेयरमैन, इतनी बड़ी फर्क जब क्रूड ऑयल में आया है तो आप पेट्रोल की कीमतें कम क्यों नहीं कर रहे, आवाम को ये फायदा मुंतकिल क्यों नहीं कर रहे? और मिस्टर चेयरमैन, एक तरफ पेट्रोल की कीमतें 400 अशिया की कीमतें जुड़ी हुई हैं। जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है सैलाब आता है, महंगाई का एक तूफान आता है, गरीब आवाम के ऊपर बोझ पड़ता है और उसके साथ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है। मिस्टर चेयरमैन, ये मेरे पास एक बिल है, इस्लामाबाद की एक खातून है असमत बीबी, ये उसने यूनिट खर्च किए हैं 207। उस यूनिट की जो कीमत है वो वापडा के मुताबिक 2701 रुपए है। उसके पीछे जो बिल आया है वो 7725 रुपए है, यानी 5024 रुपए टैक्सेस हैं और 2707 रुपए बिल हैं। इसका मतलब है 7725 रुपए उसने अदा करने हैं। मिस्टर चेयरमैन, 200 यूनिट पर 5000 रुपए के टैक्सेस, ये जुल्म है। ये कौन से टैक्सेस हैं? टैक्स नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, टैक्स नंबर 2 टीवी फीस, टैक्स नंबर 3 जीएसटी, टैक्स नंबर 4 एफसी चार्ज, टैक्स नंबर 5 क्यूटीआर फ्यूल एडजस्टमेंट, टैक्स नंबर 6 जीएसटी ऑन एफपीए, टैक्स नंबर 7 फर्दर टैक्स ऑन एफपीए, टैक्स नंबर 8 सेल्स टैक्स ऑन एफपीए, टैक्स नंबर 9 ईडी ऑन एफपीए, टैक्स नंबर 10 आईटी ऑन एफपीए, टैक्स नंबर 11 ईटी ऑन एफपीए। लोग 11 टैक्स एक बिजली के बिल में दे रहे हैं। 200 यूनिट खर्च करते हैं, 2000 रुपए यूनिट बिजली जलाते हैं और पैसे उनसे लिए जाते हैं। मिस्टर चेयरमैन, 7500 रुपए। एक तरफ सैलाब है, एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, मेरा बलूचिस्तान बह चुका है, मेरी कराची डूब चुकी है, मेरा तोनसा, मेरा राजनपुर, मेरा डीजी खान लावारिस है, टांक और जुनूबी अजला, चतराल और दीर, उसका कोई पूछने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और एफपीए के नाम से पूरे पाकिस्तान के एवं एफपीए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बढ़ता है, माशी दहशतगर्दी है और यह नाकाबिल तस्लीम है पाकिस्तानी आवाम के लिए। एक तरफ यह आखिरी मिनट 5 मिनट हो गए सर। 1 मिनट मिस्टर चेयरमैन, एक तरफ यह सूरत हाल है, दूसरी तरफ 14 अगस्त पर यह तकरीब मुनाकिद करते हैं। मिस्टर चेयरमैन, 14 अगस्त की तकरीब ऐसी सूरत में जब सैलाब है, ऐसी सूरत में जब कोर कमांडर और आला अफसर शहीद हो चुके हैं, ऐसी सूरत में जब खुदकश हमले में हमारे नौजवान शहीद हो चुके हैं, ऐसी सूरत में जब पाकिस्तान में सोगे, आप कन्वेंशन सेंटर में आप यौम आजादी की तकरीब, नाच गाना, ये इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है, पाकिस्तान के कौमी वकार के खिलाफ है। ये कोई आजादी नहीं है कि आप कौमी खर्चे से, आप कौमी खजाने से डांस पार्टियों का इनेकाद करें और पूरी कैबिनेट और पूरी हुकूमत उसका तमाशा देखती रही। मिस्टर चेयरमैन, मैं पूछना चाहता हूं, कौम के खजाने से डांस पार्टियों के इनेकाद का इजाजत किसने दी है इस हुकूमत को, और कौम के टैक्सों का पैसा क्यों इसके ऊपर लग गया? थैंक यू सर। चेयरमैन, मिस्टर चेयरमैन सर 5 मिनट हो गए सर। मैं आखिरी बात कर रहा सर, हूं। बाकी साथी मैं आखिरी बात कर रहा हूं। मिस्टर चेयरमैन, कायद के मुस्लिम लीग कायद को फॉलो करने वाली है। बाबाई कौम हमारे लिए रहनुमा है। बाबाई कौम जब बलूचिस्तान में थे, उनके लिए उनके पसंदीदा कुक को लाया गया। जब उनको पता चला, उसने अपने जेब से पैसे अदा किए, उसने अपने मीरास, वो सिंध मदरसतुल इस्लाम, अंजुमन हिमायत इस्लाम लाहौर और पेशावर के इस्लामिया कॉलेज को उसने अपना मीरास और अपना तरका दे दिया। मिस्टर चेयरमैन, आप उस कायद के मानने वाले हैं, उस कायद के नाम के मुस्लिम लीग है, और फिर आप कौमी खजानों से सर, थैंक यू सर। 15 अगस्त को 1947 को खुद एहतसाबी भी करें सर, और 14 अगस्त 1948 की दूसरी यौम आजादी थी। आप बताएं, कायद ने ये 2 यौम आजादियां कैसे मनाई?
क्या सैलाब की सूरत में, क्या जब हमारे Thank फौजी you, शहीद हो sir. चुके Thank हैं, you, sir. क्या Thank you. महंगाई का जो एक तूफान है उस पे इस तरह की शाखर्चियां, उस तरह की फजूल अखराजात कौमी खजाने से, आवाम के टैक्स से हुकूमत को जेब देती है। मैं इसकी मजम्मत करता हूं, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की मजम्मत करता हूं, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की sir. मजम्मत Thank you, करता हूं, और हुकूमत से कहता हूं Honorable कि होश के Senator नाहुन में Irfan आवाम Siddiqui के ऊपर। जी सर, नाम पे वो नंबर जो चल रहा है मैं उस पे चल रहा हूं, जहां पे ब्लिंक अभी आ रहे हैं आपका तीसरे नंबर पे आप हैं जी, प्लीज सर ले लें जी। इरफान सिद्दीकी साहब, सर आपके सारे एक दफा बात करना चाहते हैं इस पे, सैलाब पे और महंगाई पे। अगर आप लोगों ने ये नहीं करना तो फिर मैं एजेंट बिजनेस ले लेता हूं सर, बिजनेस भी लूंगा। आज हम सब कुछ करेंगे, बैठे हैं आपकी खिदमत के। मोहसिन साहब, वैसे मैंने देखा है सर आप बहुत ज्यादा तंग करते हैं सर, ऐसे ना करें सर प्लीज। सर मैं जरूर लूंगा, मेरी गुजारिश आपसे है सर जी। आप बोले ना सर, इसके बाद आपकी बारी है सर, आप देख तो लें जरा जी। ऑनरेबल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। पेट्रोलियम के हवाले से मैं बिल्कुल साफ और सीधी और खरी बात करना चाहता हूं। जब इससे पहले सर सबको मौका मिलेगा मेरे सर प्लीज। दोस्तों की हुकूमत थी और जी। पेट्रोल की कीमतें बढ़ती थीं और महंगाई की लहर आती थी, तो हमारी तरफ से तनकीद होती थी और बड़ी पुरजोर तनकीद होती थी, उतनी ही जितनी मुश्ताक साहब ने की है। और मुश्ताक साहब इसी स्पिरिट से उस वक्त भी बोला करते थे। उन दिनों की उनकी तकरीर और आज की तकरीर में कोई फ़र्क नहीं है। आज अगर पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ती हैं तो इसके भी कोई असरात अच्छे नहीं होते, वही होते हैं जो उस वक्त होते थे। आज भी जब पेट्रोल बढ़ता है तो महंगाई आती है, फाका कशी आती है, गुर्बत आती है, गरीब पे इसके असरात पड़ते हैं। हम हज़ार लिपापोती करें, इसका दिफा हम नहीं कर सकते। ये उस वक्त भी अफसोसनाक था, आज भी अफसोसनाक है। और हमें देखना चाहिए कि हम किस हद तक गरीब को रिलीफ दे सकते हैं। हमारे यहाँ गुर्बत जो है वो तकरीबन हमारी निस्फ आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे लुढ़क चुकी है। इस पे सर मैं एग्री करता हूँ अपोजिशन के एहतजाज से भी, और हमारी तरफ से भी। मैं अपनी तरफ से कम ये कहता हूँ कि हम इस हाइक की तायीद नहीं करते, इसका कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। दूसरी बात सर, जो मैं पर्सनल हवाले से करना चाहता हूँ, लेकिन उसका ताल्लुक मेरी ज़ात से नहीं है, उसका ताल्लुक हाउस के इस तरफ बैठे हुए ख़ातीनो हज़रात से भी है और हाउस के उस तरफ बैठे हुए ख़ातीनो हज़रात से भी है। रादर उसका ताल्लुक इस हाउस की डिग्निटी से है, इस हाउस की ग्रेस से है, इस हाउस की अथॉरिटी से है, इस हाउस के वक़ार और एहतराम से है। जनाब अली, आपको याद होगा कि यहाँ 23 मई को मैंने एक बिल पेश किया था जिसमें सेपरेशन जुडिशरी की और इंतज़ामिया के हवाले से CRPC अमेंडमेंट बिल था। 23 मई को यहाँ से ये बिल पास हुआ। उससे पहले मोहसिन अजीज़ साहब की कमेटी ने थारोली उसको देखा, उसमें चेंजेस भी की, और ये कंसेंसस के साथ मेरे उन दोस्तों ने भी तायीद की और इधर से भी हुई, और मैं उस वक्त अपोजिशन में था, वो बिल पास हुआ। उसके बाद सर वो 8 जून को पास हुआ कौमी असम्बली से। अब 8 जून के बाद 70 डेज़ गुजर गए हैं सर। मैं कभी डॉन की स्टोरी देखता हूँ, कभी BBC की स्टोरी देखता हूँ, और मुझे पता चलता है कि वो बिल गायब हो गया है। मुझे जनाब आली ये शक है कि ये बिल यहाँ से जनाब चेयरमैन या तो आपके दफातर में कहीं किसी जंग आलूद अलमारी में पड़ा हुआ है, या यहाँ से गया है तो कहीं रास्ते में गुम हो गया है। मेरे मुताबिक इस बिल के एक तो पार्लियामेंट है और सेक्रेटेरिएट है और उसके बाद ऐवान सदर है। जब ऐवान सदर से कल कमर बशीर साहब ने ऑफिशियली तरदीद की BBC की रिपोर्ट के बाद कि हमारे पास बिल नहीं है, तो फिर लामहला ये बिल यहाँ पड़ा हुआ है जो यहाँ से गया ही नहीं है। तो काइंडली उस बिल का सुराग लगाइए। किसी की अगर सर जब हमने पास करके नेशनल असेंबली भेज दिया था तो इसका मतलब हमने तो अपना काम कर लिया। नेशनल असेंबली ने भी सर अपना काम कर दिया, नेशनल असेंबली ने पास कर दिया। उसने फिर चूंकि बिल यहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, आपके सेक्रेटेरिएट को भेजा। आपके सेक्रेटेरिएट में जरा तहकीक करें कि हम कर लेते हैं जी, पता कर लेते हैं जी। और अगर वजीर कानून साहब कुछ रोशनी डाल सके तो जरूर डालें। जी 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 सर।
आप भी चेक कर लें सर, हम भी पता कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं इरफान सर। सिद्दीकी साहब से खुद कर जी, लेता हूं। ऑनरेबल सेनेटर मोहसिन अजीज सर। शुक्रिया चेयरमैन साहब। मैं तो सोचा था मैं पहले अपने जनरल मोशन में बात करूंगा, बहरहाल अभी मौका मिल गया, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले तो तमाम अपने भाइयों बहनों को आज़ादी की मुबारकबाद देना चाहता हूं, लेकिन साथ साथ दिल रो रहा है कि क्या मुबारकबाद है। हमने 75 सालों में क्या अचीव किया, हम 75 सालों में कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मैं तो समझता हूँ कि 75 सालों में हमने आधा मुल्क गंवाया, ये हमारी अचीवमेंट है। उसके ऊपर कोई आज दिन तक बात नहीं हुई, कौन सा पॉलिटिकल लीडर था, क्या बात हुई, क्यों नेशनल असेंबली का सेशन नहीं बुलाया गया, क्यों डिले किया गया, किस तरीके से वहाँ पे आवाम को मारा गया, किस तरीके से वहाँ पे फौजी जो है मरे, शहीद हुए, और किस तरीके से फिर हमारे से मुल्क गया, उस पर हम बात नहीं करते। हम जो है ये बात नहीं करते कि हमने जो अपने कर्ज हैं, जो आज एक बच्चा पैदा होता है, जो पहले एक बच्चा पैदा होता था, आज वो बच्चा वही बच्चा जब पैदा होता है तो कितना मकरूज होता है, पहले से 4 गुना हो गया। मुख्तलिफ हुकूमतें आती गईं और मुख्तलिफ हुकूमतें अपना काम करती गईं और हम इस नहज पे पहुँचे। आज हम तालीम का नहीं सोच रहे कि तालीम की हमारी सिचुएशन क्या है, हमारी पोजीशन क्या है। और तो छोड़े, हम कराची को डूबने से नहीं बचा सके। हम चिटागोंग और ढाका की बातें करते थे, आज चिटागोंग और कराची जो है बराबर हो गए, बल्कि ज़्यादा हो गए। हमेशा यही कहते हैं कि जी बारिश हो गई और सैलाब आ गया, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमने 75 सालों में क्या अचीव किया। यहाँ उठ के हम उल्टी पुल्टी बातें ज़रूर करते हैं, उल्टे पुल्टे नारे ज़रूर लगाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हमने इस मुल्क को दिया क्या। हमने इस मुल्क को ये दिया कि 75 साल भी जो है सालगिरह पे हम, अल्लाह माफ़ करे, मुझे से शॉर्ट हम जो है ये देख रहे हैं कि डांस देख रहे हैं। हम अपने जो है यहाँ पे कुछ और देखते, हम यहाँ कुछ और देखते, हम यहाँ पे नहीं सर, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। फैक्ट है कि यहाँ पे जो है आप इंजॉय करें, आप इंजॉय करें, आप उसकी आज़ादी ज़रूर मनाएं, आप आतिशबाजी ज़रूर करें, लेकिन ये डांस न देखें। ये डांस तो हो चुका है हमारा। हम भी यहाँ कोई पेश करते चीज़, हम भी कोई नई चीज़ पेश करते, हम भी कोई नई अपनी इजाद पेश करते, हम भी कोई नया कारनामा पेश करते, उससे तो हम आ रही हैं। हम ये पेश कर रहे हैं, ये हमारी सकाफत नहीं इजाज़त देती, ये हमारा तालीम हमें इजाज़त नहीं देती, ये हमारा जो हमारा मजहब है उसको इजाज़त नहीं देता। बहरहाल आपको देता होगा, मैं तो समझता हूँ नहीं देता। अब बात यह है सर, अब आप अपनी बार पे मेरे को एतराज कर ले। जी सर प्लीज। अब नहीं निकल जाएगा। हम अगर म्यूजिक बजाए तो उसको भी मुजरा नहीं होगा, डांस नहीं होगा, इंशाल्लाह जो कुछ होगा। अब बात करें जी, आप जो है जो कि मेन बात है, एक तो मैं इनको एडवाइस करता हूं कि देखिए ये जो है ना, जब अपोजिशन में थे तो फिर तो खैर थी। आज अगर एक हमारा जो है लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो जो है फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर हैं। देखिए आज तो आप हुकूमत में हैं, तो आप तो हमारे एम्बेसडर्स हैं, आप तो जाके हमारा इंट्रोडक्शन है बाहर के मुल्कों में। हमारे मुल्क में हम आपको जो भी कहते हैं कि जितने आपके वजीर हैं उनमें से कितने जो है वो जो है ना उस पर इश्तिहारी हैं, वो छोड़ दें, लेकिन बाहर के मुल्क में कम अज़ कम आप तो ये मेहरबानी करें। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हुकूमत में है कि ये जिस तरह की एकिलीज़ हील की किताब जो छपी थी, आज हुकूमत में कम अज़ कम या इसको डिनाई करें, या उस बंदे को कोर्ट में लेकर जाएं, या उस बंदे को आप जो है तो सू करें कि जो उसका ऑथर है, जो उसका डायरेक्टर है, जो उसका पब्लिशर है, ताकि जो है हमारी भी कोई इज्जत बहाल हो। क्योंकि बाहर के लोग जब ये किताब पढ़ते हैं हमारी क्या इज्जत रह जाती है। सर बात ये है, ये तो मेरी एक दरख्वास्त थी छोटी सी इनको कि ये किताब पढ़ लें। चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 है, मैं पेज भी बता दूंगा। 5 मिनट होने वाले हैं, तशरीफ रखें मैडम। पेट्रोलियम की प्राइस, ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करें। कोई ट्वीट कर रहा है, कोई इजलास से उठ के जा रहा है, कोई अखबारी बयान दे रहा है, और भाई जो अखबारी बयान दे रहा है वो हुकूमत छोड़ दे। अगर वो अवाम के साथ है, अगर कोई अवाम के वोट से वो आते हैं, अवाम के वोट से यहाँ रहना चाहते हैं, तो हुकूमत छोड़ दे। ये क्या आप जो है ना मजाक
कर रहे हैं लोगों के साथ, जो लोग भी समझते हैं कि एक आदमी जो है इजलास से उठ के चला गया, ओ भाई अपने भाई साहब को बोलो कि क्या करते हो, या भाई साहब से अलहदा हो जाओ। ये आप क्या कर रहे हैं? आपका जो है जी, अब आप एक जो है ना, इसके एक खरीब मिफ्ता जो है उसको आपने बकरा बना दिया है कुर्बानी का, उससे ले ले वापस। यहाँ तो चार आपको पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ, 4 फाइनेंस मिनिस्टर हैं, 4 जो है यहाँ पे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, 4 प्राइम मिनिस्टर हैं। तो बात ये कि उसमें तो यही होगा। हमने तो सुना हुआ था कि ये शराकत की हांडी जो है वो जाके चौक में वो टूटती है, तो चौक तो आ चुका है। आप IMF याद करते हैं सर, मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ IMF को इसलिए भूल जाएं तो आपके 5 महीने हो गए हैं। IMF को इसलिए भूल जाए, IMF अब आपसे ये पूछता है कि आपने जो कमिटमेंट की थी बजट में, आखिर में सर बिल्कुल आखिरी बात, आपने जो कमिटमेंट की थी बजट में कि 60 बिलियन रुपए हम लेकर आएंगे, कहां से? ताजरों से। किन ताजरों से? छोटे ताजरों से। किस तरीके से? बिजली के बिल पे। वो आपने विड्रॉ कर लिया। तो अभी तो आपसे वो सवाल ये पूछते हैं कि आपने अपनी कमिटमेंट करने के बाद जो है आप उससे पसर गए, तो इसलिए आपको लोन मिलता नहीं है। जब आप जाते हैं तो आपको मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए जब आप जाते तो आपको कहते हैं कि 50 रुपए पर लीटर तक आप अपनी पेट्रोलियम लेवी लेकर जाओगे। हमसे ही क्यों नहीं मांगते थे? हमारी हुकूमत से क्यों नहीं मांगा था? क्योंकि हम उनके साथ चल रहे थे, हमारी नेगोशिएशन उनके साथ सही चल रही थी। आपने तो ड्रोन का हमला भी करवा दिया। ये सुनते तो यही है, अल्लाह माफ करे उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, लेकिन बात ये उनके कहने पे कहां तक जाएंगे, उनके कहने पर कितनी तरजली हम देखेंगे, उनके कहने पर कहां तक जाएंगे। गरीब को मार दिया है और कितना मारना चाहते हैं, गरीब तबाह हो चुका है और कितना तबाह करना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, कितना और बंद करना चाहते हैं। खुदारा अल्लाह के वास्ते कुछ थैंक यू सर, थैंक यू सर, या तो अपनी मुआशी टीम को ठीक करे, या अपने जो है तो अपने जो है ना जो अपने तरीकेकार है उसको ठीक करे, वरना नीचे जाने के लिए और कुछ नहीं रहा, और कुछ भी नहीं रहा। हम ऑलरेडी जो है ना बिलो सरफेस जा चुके हैं। इसलिए खुदारा इसको अपना सोचें। अब हम खाली यहाँ ये नहीं बैठे कि एक दूसरे के ऊपर इल्जाम बाजी करें। आपने जो कहा था, आज IMF आपका है सर। थैंक यू सर। आज IMF की थैंक यू सर। ऑनरेबल सेनेटर सादिया सर, सादिया के बाद आपकी बारी है जी। सेनेटर सादिया प्लीज। जी आपकी बारी है सर। मिस्टर चेयरमैन, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जी कि जो रीसेंट प्राइस हाइक हुई है उसको उस पर बहस करके उस पर वोट करवाया जाए कि क्या ये ऐवान उसको रिजेक्ट करता है या उस प्राइस हाइक को एक्सेप्ट करता है। क्योंकि ये जो इशू है ये हम अपनी ओथ से, हम अपने मनसब से मुनाफकत करेंगे अगर हम यहाँ आवाम की बात ना करें। और जो मुश्किलात हैं, मेरे पार्टी के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस प्राइस हाइक को रिजेक्ट कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद ने मिस्टर आसिफ अली जरदारी ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। अगर वो रिजेक्ट कर सकते हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस ऐवान में बैठ के इस इशू के ऊपर बात करें और एक फ़ैसला इस ऐवान से आए कि क्या हम इसको एक्सेप्ट करते हैं कि या हम उसको रिजेक्ट करते हैं। क्योंकि ये जो बोझ है, और हम अपनी तकरीर में वो सारी बातें करेंगे जिसकी वजह से हम इसको या एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। ऑनरेबल सेनेटर फैसल जावेद सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत चेयरमैन साहब वोट जरूर कराएं। बहुत जबरदस्त आइडिया इनका, और इनको पूरा हाउस इंशाल्लाह सोए 1-2 दानों के सारे इसको रिजेक्ट करेंगे और ये रिवर्स की जाएं कीमतें। आज रात 12 बजे के बाद ये नीचे की जाएं कीमतें, इस पे से जरूर वोट कराएं। ये बहुत अच्छा आइडिया इनका। और प्रैक्टिकल बिल लाए मैं वोट सिर्फ बातें तकरीरें इनसे कुछ नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि जी फलां ने इसे मुस्तरद कर दिया, फलां ने इसे मुस्तरद कर दिया। पूरी कौम ने इस इंपोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद किया हुआ है। ये आए दिन पेट्रोल की कीमत, ये पेट्रोल की कीमत ये आगे भी बढ़ाएंगे। देखिए ये हल नहीं है। मुल्की कर्जे जो बढ़ रहे हैं, बैरूनी कर्जों का जो बोझ बढ़ाया जा रहा है, इससे निकलना कैसे है? डॉलर जितना पाकिस्तान के अंदर आएगा उतना ज्यादा पाकिस्तान को फायदा, और डॉलर बाहर कम। लेकिन इस वक्त हुआ क्या, जो इमरान खान की हुकूमत में रिकॉर्ड हमारी रेमिटेंसेस थी
डॉलर ज्यादा आ रहा था पाकिस्तान में, रिकॉर्ड हमारी एक्सपोर्ट्स थी, हर लिहाज से हम 6% के ग्रोथ रेट पर थे, ऊपर जा रहे थे। डॉलर की जो पाकिस्तान में आमद है वो ज्यादा थी और जो बरामद है वो कम थी। हमारी जो ओवरऑल आईटी एक्सपोर्ट्स हैं उनमें इजाफा हुआ, ओवरऑल चीजों में इजाफा हुआ। मैं बात छोटी करूंगा मुख्तसर, लेकिन जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है उसके बाद से ज़राअत के शोबे में हम बहुत नीचे आ गए। हमने एग्रीकल्चर ग्रोथ काफी की थी, एक्सपोर्ट्स हमारी तेजी से नीचे जा रही हैं, रेमिटेंसेस हमारी नीचे जा रही हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट से लोग जो है वो पैसे निकालना शुरू हो गए हैं। ये बड़ी खतरनाक बात है सर। लेकिन अगर कर्जा इन्हें मिल भी जाए, ये जो कहते हैं ना जी, ओ जी गुड न्यूज आने वाली है, कर्जा मिलने वाला है, कर्जा मिलने वाला है, अबे बाबा कर्जा मिल भी जाए तब भी हल नहीं है, ये तब भी हल नहीं है। हमें हल की तरफ जाना है। हमें जो इमरान खान साहब कर रहे थे वेल्थ क्रिएशन, पाकिस्तान अपने पांवों पे खड़े होकर वेल्थ क्रिएट करे। आज 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 महंगाई बढ़ गई है, आज बेरोजगारी बढ़ गई है, आज जो पाकिस्तान का हाल है इसका सिर्फ एक हल है और वो हल अवाम ने दिया है। इधर वोटिंग की जरूरत शायद इतनी नहीं है जिधर उधर जरूरत है वोटिंग की। अवाम चाहती है वोटिंग हो, अवाम चाहते हैं कि असेंबली को तहलील किया जाए, मुल्क में नए इलेक्शन कराए जाए और जो भी साफ और शफाफ इलेक्शन से हुकूमत में आता है हमें काबिल कबूल होगा। तमाम ये आज डॉलर को नहीं गिराना, इस हुकूमत को गिराना है। डॉलर खुद ब खुद गिर जाएगा, आपने इस हुकूमत को गिराना है। और ये हुकूमत जो संजानी टोल प्लाजा से लेके इधर तक की है, इस हुकूमत का जाना जरूरी है। 2/3 अक्सरियत से ज्यादा अवाम आज ये कह रहे हैं, आज अवाम ये कह रहे हैं कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाए, उसकी तारीख दी जाए ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। साथ में जहां महंगाई में इजाफा हो रहा है वहीं पे मैं बात करूंगा कि आज और ये सब, क्या ये सब मेरे साथ आवाज नहीं मिलाएंगे? क्या ये सब मेरे साथ, ये सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद क्या आवाज नहीं मिलाएंगे? मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, आप आवाज नहीं मिलाएंगे? आप उठ के बताएं कि आप चाहते हैं कि जो इस हुकूमत ने ताबड़तोड़ हमले कर रही है आजादी सहाफत और आजादी राय पर, हमारे मीडिया के ऊपर, ARY न्यूज को बंद किया गया। ARY न्यूज को, ये इंपोर्टेड हुकूमत हक और सच की आवाज बुलंद करना क्या ARY न्यूज का जुर्म है? क्या आज आप आवाज नहीं उठाएंगे? माजी में हमने तमाम चैनल्स के लिए आवाज उठाई है और आज भी हम उठाएंगे कि क्यों कर ARY की नशरियात को बंद किया जाता है। शहबाज गिल की स्टेटमेंट जो थी उसको ARY ने बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है कि उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बावजूद, अदालत के हुक्म के बावजूद ARY की जो नशरियात है वो नहीं खोली जा रही। ये आजादी सहाफत पर, इस इंपोर्टेड हुकूमत के आजादी राय पर कदम लगाई जा रही है इस इंपोर्टेड हुकूमत की तरफ से। ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं। और कहां है आज वो लोग जो आजादी सहाफत के अलम बरदार फिरते थे? आज क्यों नहीं आवाज उठा रहे? आज सबको मिलके आवाज उठानी चाहिए। आज एक चैनल के साथ हुए, कल दूसरे चैनल के साथ भी होगा, तीसरे चैनल के साथ भी होगा। आज सहाफियों के साथ जो कुछ हो रहा है आपके सामने है, इसलिए हम सबको मिलके आवाज उठानी चाहिए। और साथ ही में जो शहबाज गिल है उनके ऊपर आप कार्रवाई करें, जरूर करें, कानूनी जो चारा जो ये करे, क्योंकि उन्हें वो बयान हरगिज नहीं देना चाहिए था। उन्होंने बहुत बड़ी एक गलती की है। किसी किस्म का, इस किस्म का जो बयान है वो काबिल कबूल नहीं हो सकता, लेकिन उस पे एक कानूनी चारा जोई करे, जो फेयर ट्रायल है वो किया जाए। लेकिन जो तशद्दुद किया गया है उसकी भी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। जिस तरह से इस इंपोर्टेड हुकूमत ने शहबाज गिल के ऊपर जो तशद्दुद किया है, जिस किस्म का उनके साथ सलूक किया है, इसकी भी ये हाउस को मजम्मत करनी चाहिए। क्योंकि हम ये समझते हैं कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। इनके लीडर्स ने जो हमारी अफवाज के बारे में, हमारे इदारों के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, कई ज्यादा शहबाज गिल की स्टेटमेंट से कई ज्यादा गुना, उनको भी कटहरे में लाना चाहिए। इनको भी और उनको भी कटहरे में लाना चाहिए। इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। और वहां पे कहते हैं क्या जी पीटीआई की क्या तर्जुमानी करते हैं? और बाबा आपके लीडर्स ने स्टेटमेंट दी है। हमारे तो चेयरमैन ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया, लेकिन इनके पार्टी के चेयरपर्सन्स ने स्टेटमेंट्स दी हुई हैं हमारे इदारों के खिलाफ।
उनको भी लाना चाहिए। और हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगा, ये सारी जो एक स्कीम बनाई जा रही है कि तहरीक इंसाफ जो के फेडरेशन की जमात है, जो कि पूरे मुल्क की तर्जुमानी करती है, पूरे मुल्क में बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब, सिंध, कराची, हर जगह की नुमाइंदगी करती है। ये तहरीक इंसाफ फेडरेशन की जमात है। आखिरी बात कर रहा हूं, तहरीक इंसाफ जो कि वफाक की अलामत है, इमरान खान जो वफाक का निशान है, इमरान खान और फौज के बीच में फासले लाना चाहते हैं ये हमें आखिरी बात अवाम को और अवामी जमात को, तहरीक इंसाफ को और फौज के बीच में दरारें डालना चाहते हैं। आपको मैं बता दूं चेयरमैन साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने इदारों के बारे में क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन आज ये हुक्मरान बने हुए हैं। आखिरी बात कितनी आखिरी बातें करेंगे? बस करें सर, बात खत्म। 7 मिनट हो गए, प्लीज। आखिरी बात करके बात खत्म कर रहा हूं। बात क्या हुआ? इसको तो बाहर निकाले। ये क्या आदमी है? आप अपनी बात करें सर। नहीं, क्या आदमी है सर? प्लीज अपनी बात करें, आपके कलीग हैं सेनेटर, प्लीज। कलीग है इतने गैर पार्लिमानी। आपने उस लफ्ज को एक्सपंज तो किया चेयरमैन साहब, मैं तो समझता हूं इनको आपको एक्सपंज कर देना चाहिए। सर थैंक यू सर, कंटिन्यू कर रहे हैं सर। एक चीज में आखिरी बात करूंगा, देखें, इस मुल्क ने अगर आगे बढ़ना है, हमें एक चीज का ख्याल करना है, हमें आम आदमी का एहसास करना है। आज ये क्या चल रहा है कि गरीब आदमी का बुरा हाल है और ये लोग अपने आप को रिलीफ दे रहे हैं और अवाम को तकलीफ दे रहे हैं। अवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। अवाम पे तो उनका तो किचन चलना मुश्किल हो गया है, 2 वक्त की रोटी खाना मुयसर नहीं है। अवाम को जरा निकल के देखे तो सही। लेकिन ये लोग NRO 2 ले रहे हैं, अपना हर अपनी बात। हमारी वजारतें रिकॉर्ड गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आने वाला है इस कैबिनेट का। इतनी लंबी कैबिनेट। अबे बाबा कर रहे क्या? थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, हो गया कुछ नहीं कर सर, थैंक यू सर। ऑनरेबल सेनेटर सर, थैंक यू सर। ऑनरेबल सेनेटर मौलाना अताउर रहमान साहब सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। चेयरमैन साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुल्क में हालिया सैलाब में जो नुकसानात हुए हैं और ख़ासकर बलूचिस्तान में, इस तरह पूरे मुल्क में नाकाबिल तलाफ़ी नुकसानात हुए हैं। इस पर आज यहाँ हमने जो जानी नुकसान हुए थे उसके लिए दुआ भी की है, लेकिन मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम पूरी कौम को अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने की ज़रूरत है कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अल्लाह ताला से दरख्वास्त करें कि ये जो मुसीबत और ये जो मुश्किल आई है इस कौम पर, अल्लाह ताला इसमें हमारे गुनाहों को भी माफ़ करे और अल्लाह ताला कौम के गुनाहों को भी माफ़ करे। जहाँ तक इस वक्त ज़ेर बहस मौजू है, उसमें ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस हुकूमत ने जो पेट्रोलियम मसनूआत के उसमें बढ़ोतरी की है और प्राइस जो है वो ज़्यादा किए हैं, कम से कम जमीयत उलमा इस्लाम उसकी तायीद नहीं कर सकती और न हम इस तरह के बम गिराना जो है वो कौम पर न उसकी तायीद कर सकते हैं। लेकिन हैरान होता हूँ कि वो कहते हैं कि छलनी ने कूजे या लोटे से कहा कि तुम्हारे अंदर 2 सुराख हैं। तो ये ज़रा अच्छा नहीं लगता कि आप 3 साल और जी 4 साल प्लीज फैसल को कह रहे हैं 4 साल जो है आपने हुकूमत की है और आपने जो कुछ कौम के साथ किया, मुल्क के साथ किया, क्या हम उसकी तायीद करें? क्या हम उसको अप्रिशिएट करें? मैं ये समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय ये है कि PTI या इमरान खान साहब
ये सियासी लोग नहीं है, ये एक फितना है, ये एक फितना है और ये इस मुल्क को, कौम के दीन और ईमान को दांव पर लगा रहे हैं। हम हैरान होते हैं कि इनके लीडर साहब वो कहते हैं कि जी जिस तरह पैगंबरों की अल्लाह ताला ने तैयारी करवाई, मेरी भी अल्लाह ताला इस तरह की तैयारी करवा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सर आप अपने बारी पे बात करें प्लीज। जी सर। लेकिन अब ये लोग हमें कहते हैं कि आप लोग इसकी तायीद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हमने तो पहले दिन कहा था, आपको याद होगा कि खजां जाए बहार आए ना आए, लेकिन गुजारिश ये है कि बड़ी मुश्किल से कौम ने इनसे छुटकारा हासिल किया है और अब ये लोग कहते हैं कि इंतखाबात 2 सूबों में आपकी हुकूमत है। आप ज़रा बिस्मिल्लाह करें ना, दोनों हुकूमतें डिज़ाल्व करें और इस्तीफे दें, खुद ब खुद मुल्क उसकी तरफ जाएगा। अपने सूबों में तो आप अपनी हुकूमतों को तायीद भी करते हैं और उसके लिए आप वो भी करते हैं, तो यहाँ आकर फिर कहते हैं कि मेरा और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिशन एक है, हम एक उस पे चल रहे हैं। तो ये क्या है, हमें समझ नहीं आ रही, हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है, इस कौम के साथ क्या किया जा रहा है। गवाही आ गई। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. जनाब मौलाना अताउर रहमान साहब। अभी मेरे इंतहाई मोहतरम जनाब मोहसिन अजीज़ साहब ने कहा कि पता नहीं कोई डांस पार्टी है और ये है और वो है। मैं उसकी तायीद नहीं करता कि वो क्या थी क्या नहीं थी, लेकिन फिर वही मिसाल है कि छलनी कूजे को कहे कि तुम्हारे अंदर 2 सुराख हैं। ये सुबह शाम जो आपके जलसों में होता है, क्या वो कुछ और होता है? क्या वो हमें तो नहीं समझ आ रही कि वहां ऑनरेबल सेनेटर साहब अपने टर्म पे बात करें प्लीज, अपने टर्न पे बात करें प्लीज। जी ऑनरेबल जी क्या वहां के आपके जलसे में खवातीन कुरान की तिलावत करती हैं? क्या वो वहां नातें पढ़ने आती हैं? सर आप अपने टर्म पे बात करेंगे प्लीज। सर अपने टर्म पे, क्या वो सर अपने पर्सनल नहीं है, आप अपने टर्न पे बात करें। मोहसिन साहब ने भी तो की है ना सर, अपने टर्न पे करें। मैडम आप भी अपने टर्न पे करें। क्या आप अपने टर्न पे बात करें प्लीज। जी
क्या इनके जलसों में आने वाली खवातीन वहां ठीक है जी, आप अपने टर्न पे बात करें मैडम। मैडम अपने टर्न पे बात करें, मेरी गुजारिश है जी। थैंक यू जी। क्या इनके जलसों में आने वाली खवातीन वहां पर नात पढ़ने आती हैं? क्या वो जलसे में तिलावत करने आती हैं? किस लिए आती हैं? क्या मकसद होता है उनके आने का? साहब ये छोड़ दे, आगे चले प्लीज जी। तशरीफ रखें, बस बात हो गई मैडम, हो गई जी। मौलाना साहब ने गुजारिश मान ली जी। मौलाना साहब पूछ लिया कि तिलावत करती है या नात पढ़ती है। इनके अंदर इतने सुराख हैं कि आदमी गिनते गिनते भी थक जाएगा। किस किस को हम देखें? इनका इमरान खान कभी अपने आप को खुदा कहता है, कभी अपने आप को पैगंबर कहता है, कभी अपने आप को नऊजुबिल्लाह क्या कुछ कहता है। हम खामोश हो जाते हैं। इसका ये माना नहीं है कि ये हम पर इस तरह की बातें करें कि आप हमारी उस जलसे को आप नात और उसका नाम दे, कुरान की तिलावत का नाम दे, और आप लोग यहां ये करें। गुजारिश ये है जी सर, गुजारिश ये है कि कम से कम एतराज करने वाले पहले अपना जायजा तो लेना कि इन्होंने 3 साल में कौम के साथ क्या किया है। इन्होंने 3 साल में कौम के साथ क्या किया है, और जो कुछ भुगत रही है इस वक्त कौम, ये इनकी कारकर्दगी है। मैंने पहले भी यहां कई मर्तबा कहा है कि एतराज करने से पहले ये बताओ तुम्हारी अपनी कारकर्दगी क्या है। 3 सालों में तुमने इस कौम के लिए किया क्या है। बड़ी मुश्किल से इस कौम ने आपसे जान छुड़ाई है, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में भी आपका इमरान तो आपके कारकुनों और आपके लीडरान पर एतमाद ही नहीं करता। वो आने वाले जिमनी इलेक्शन में 9 हलकों से खुद इलेक्शन लड़ रहा है। और चेयरमैन साहब मैं आज एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। थैंक यू सर। एक शख्स जो खुद यहां पार्लियामेंट का मेंबर है, वो फिर किस तरह वहां पर इलेक्शन लड़ रहा है, और हमें यकीन है कि इलेक्शन जीतने के बाद भी वो किसी हल्के से भी जीते, यहां पार्लियामेंट में आने का काबिल नहीं है। वो नहीं आ सकता पार्लियामेंट पे, ना आएगा। सिर्फ कौम का वक्त जाया किया जा रहा है, Thank you, sir. Thank कौम you, sir. इनको मुस्तरद कर चुकी है, Thank you, और sir. आने वाले इलेक्शन में भी मुस्तरद करेगी, जनरल इलेक्शन में भी मुस्तरद करेगी। इनका रास्ता हम बंद कर चुके हैं, जनाजा हम पढ़ चुके हैं। Thank you, अब sir. इस मुर्दे में जान नहीं आ सकती। थैंक यू सर, थैंक यू जनाब। ऑनरेबल सेनेटर सर तशरीफ रखें। ऑनरेबल सेनेटर सर, वो बात मैंने कर दी आपकी जानिब से। मोहसिन साहब, ताहिर बिजंजो साहब, सर मैंने कर दी सर। सर तशरीफ रखें प्लीज। मोहसिन दे देंगे थे आपको टाइम जी। ताहिर बिजंजो साहब सर, सर ताहिर बिजंजो साहब, मोहसिन साहब तशरीफ रखें प्लीज। मेरा आज आप कभी सुन तो लें प्लीज। थैंक यू सर। सर मेरी अंबर सबमिशन है, बस अब मान लें सर। सर थैंक यू सर। भाई जी, ऑनरेबल ताहिर बिजंजो साहब। थैंक यू जनाब चेयरमैन। सर वैसे तो पूरे मुल्क जो है हालिया बारिशों से बेहद मुतासर हुआ, लेकिन हमारे बलूचिस्तान के लिए तो कम से कम ये तबाहकुन साबित हुआ। इस वक्त सर so far 196 people have lost their lives। इसी तरह आपका चांडियो साहब सुने, बलूचिस्तान और सिंध के सैलाब की बात हो रही है, गौर करें। और अताउर रहमान भी सुन ले मेहरबानी करके जी। तो मैं सर ये बता रहा था कि अब तक जो हैं 196 अफराद इसमें हलाक हुए हैं। चंद दिन से आपका सर कोयटा कराची हाईवे बंद है। आपके जो रेलवे का सर्विस है वो भी सस्पेंड है। दर्जनों की तादाद में डैम्स टूट चुके हैं, पुल टूट चुके हैं।
वैसे दावे तो हुकूमतें तो बहुत करती हैं, लेकिन सर सच ये है कि ये जो इमदादी जो कार्रवाइयाँ हैं ये निहायत सुस्त रवि का शिकार है। हमारी तो इत्तलात के मुताबिक सैलाब मुतसरीन को जनाब चेयरमैन अब सांप और बिच्छू काट रहे हैं बड़े पैमाने पर, और गंदा पानी पीने की वजह से हैजे का मर्ज भी फैल रहा है। एक तो हमारा मुतालबा यह है कि इनको जो है इन मुतसरीन को कम से कम मेडिकल सहूलियात तो फराहम करें। दूसरा जी, प्राइम मिनिस्टर ने हलाक शुदगान के लिए 15 लाख और मेरे ख्याल में बाकी जो ज़ख्मियों के लिए 10 लाख का ऐलान किया था। तो इसमें भी वज़ीर आज़म साहब से हमारी गुजारिश है कि कम से कम, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये NDMA और ये PDMA के ज़रिए तो ये पैसे तकसीम नहीं करवाएं खुदारा। ये दोनों हमारे मुल्क के बदनाम ज़माना तरीन इदारे हैं। बलूचिस्तान में जनाब चेयरमैन आपका भी इलाका है, आपके बेसेमा में मैंने यहाँ एक दफ़ा जिक्र किया था, 20 में ज़िलज़ला आया, मैं 21 को गया था बेसेमा, तो पार्टी के साथियों ने कहा कि जी आपको हम ले जाते हैं ये ज़िलज़ला ज़दगान के जहाँ पे जी हुआ था। हम सर गए थे, बिल्कुल तबाही था, गिर गए थे, मकानात गिर गए थे, स्कूल गिर गए थे, मसाजिद गिर गए थे। लोगों ने कहा हमें अभी तक 1 रुपया तक नहीं मिला। और होता क्या है? होता ये है कि ये इमदादी सामान फिर बाजारों की जीनत बन जाते हैं। ये आटा, ये चीनी, पता नहीं है क्या क्या, ये फिर बाजारों में बिकते हैं। तो सर मेरी गुजारिश है कि एक तो इनको फौरी तौर पर मेडिकल सहूलियात दी जाएं, दूसरा इनको पीने के लिए साफ़ पानी दिया जाए, और तीसरा आई वुड रिपीट कि जो इमदाद आप दे रहे हैं इस बात को यकीनी बनाएं कि वो मुस्तहिकीन तक पहुँचे। थैंक यू सर। ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस सर। कई मानों में हमारे लिए ये आई ओपनर्स हैं और मैं इस्तदा करूँगा। देखें, ये जो तकसीम की सियासत है ये खा गई है, हमारी बुनियादों को खा रही है। खुदारा इससे बाहर निकलें। आज भी जनाब चेयरमैन, जो इस वक्त मुल्क में सूरत हाल है, चारों सूबों में शदीद बारिशों की वजह से या दरियाओं में तुग़यानियाँ है या वैसे बारिशों का पानी जो है वो सैलाबी रेलों की शक्ल इख्तियार कर चुका है। सियासत से बालातर होकर हुकूमत पंजाब, जो कि 60% पाकिस्तान का हिस्सा है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत वहाँ पे कायम है। खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पे इस वक्त सैलाब की तबाहकारियाँ शुरू हैं, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वहाँ पे। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलूचिस्तान में इत्तेहादी जमातें हैं और ये हाउस ऑफ फेडरेशन है। हमें यहाँ से ये आवाज़ ज़रूर जानी चाहिए कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें हम आहंगी के साथ मिलकर सर जोड़ के इस खुदाई आफत से लड़ने के लिए नबर्द आज़मा हों। वो बाहर निकल के जिस हद तक आवाम की खिदमत कर सकते हैं वो करें। सर जोड़ के इस खुदाई आफत से लड़ने के लिए नबर्द आज़मा हों, वो बाहर निकल के जिस हद तक आवाम की खिदमत कर सकते हैं वो करें। आज भी अगर हमने ग्रोही सियासत की बात करनी है, जबकि हमारे अवाम जो हैं चारों सूबों में बशमूल गिलगित बिल्तिस्तान और कश्मीर में इस आसमानी आफत से नबर्द आज़मा है, तो ये वक्त एक दूसरे के गिरेबान पकड़ने का नहीं है, ये वक्त एक दूसरे पे तुहमतें लगाने का नहीं है। हौसले से ये थोड़ी देर के लिए अगर इसे आप, वो कहते हैं ना, टाइम आउट ले लें, ये जो हम रोज़ बातें करते हैं इनसे टाइम आउट लेके कुछ देर के लिए, आप हमेशा कहते हैं कि ये हाउस ऑफ फेडरेशन है, पूरा पाकिस्तान इस वक्त इस आफत का शिकार है, इमरजेंसी डिक्लेयर्ड है बहुत सारे इलाकों में। मेरे ख़्याल में हमें होश के नाखून लेने चाहिए और बात करनी चाहिए उनके भले के लिए, उनकी बहाली के लिए, उनकी तकालीफ के अजाले के लिए। जो इस आफत का शिकार है वो हमारे पाकिस्तानी भाई बहनें हैं, हमारी औलादें हैं, हमारे बच्चे हैं, उनका इस मुल्क पे बहुत सारा हक है
ताहिर बजंजो साहब ने कहा, मैं ज़रूर आज वज़ीर आज़म साहब तक इनका जो शिकवा है या इनकी तजावीज़ है वो पहुँचाता हूँ। वफाकी हुकूमत सर एक मेकनिज़म के तहत काम करती है। सूबाई हुकूमत को ज़ाहिर है वो डायरेक्टिव्स इस तरह से जारी नहीं कर सकती कि ये मामला इस तरह से करें। वफाकी हुकूमत ने इस मामले की नज़ाकत, संजीदगी और इसकी संगीनी को सामने रखते हुए कैबिनेट ने यह तय किया कि जो सूबाई हुकूमतें इमदाद दे रही हैं, इन एडिशन टू दैट वफाकी हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए तमाम सूबों में जहाँ पे जिन इलाकों में ज़्यादा तबाही हुई है उन इलाकों में उससे बालातर हो के, सूबाई पैकेज से बालातर हो के वफाकी पैकेज देगी। उसकी डिस्बर्समेंट के लिए भी जो कोलिशन गवर्नमेंट पार्टनर्स थे उनसे और काबीना से मुशावरत की गई और एक मेकनिज़म बनाया गया। इदारे ज़ाहिर है वो वफाक पाकिस्तान के इदारे हैं, अगर उनके ज़रिए हो रहा है, कोई शिकायत है तो वो भी दूर करेंगे। मैं एक इस्तदा के साथ ये अर्ज़ करूँगा जनाब चेयरमैन कि आज वाक़तन मुल्क एक बहुत बड़े इम्तिहान में हम पड़े हैं। बारिशों का सिलसिला अभी रुकने को नहीं है और ये शायद आइंदा सालों में भी हो। मिनिस्टर क्लाइमेट चेंज बैठी हैं, कल उन्होंने बड़ी अच्छी ब्रीफिंग दी कैबिनेट में इस बारे में। हमें अल्लाह ताला के हजूर दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे हालों पे रहम करें और उसके साथ साथ सूबाई और वफाकी हुकूमत को अपनी ज़िम्मेदारियाँ मिल के अदा करनी चाहिए। हम क्या पैगाम दे रहे हैं बाहर की दुनिया को, हम अपने अवाम को क्या पैगाम दे रहे हैं कि हम मुश्किल की इस घड़ी में भी फतवों पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, इशूज़ अपने ज़ाती सियासी इशूज़ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। खुदारा इससे बालातर हो के पाकिस्तान के लिए निकलें, पाकिस्तान के लिए सोचें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे, हाउस की टोन ठीक रखे। बड़ी मेहरबानी, जो पैगाम यहाँ से जाता है उसे सारा मुल्क सुनता है। बहुत नवाज़ें। ऑनरेबल सेनेटर राना मकबूल साहब। सर अगर मैं इसके बाद दे दूंगा आप लोगों को टाइम। सर आज आप बैठे, आप भी आज आप बैठे हैं, दे दूंगा सर मौका, जरूर करेंगे आप बात, क्यों नहीं करेंगे। समी का वैसे केस मैंने भेज दिया सेक्रेटरी इंटीरियर को सर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन बहुत शुक्रिया। अभी लीडर ऑफ द हाउस ने बड़ा मुस्तहसन ऐलान किया। ये इश्यूज जो है फ्लड का वो टेकअप तो हुआ है, उस पर ऊपर मेहनत भी हो रही है और उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म से बात करूंगा और इन एफर्ट्स को गैल्वनाइज किया जाए लोगों को रिलीफ देने के लिए। ये बहुत अच्छा मिशन है और बहुत बड़ा क्राइसिस है ये सारे मुल्क में। इसमें हर एक को हिस्सा डालना चाहिए। जैसे ये भी कहा गया कि सबको इकट्ठे मिलके अपने डिफरेंसेस को, इख्तलाफात को पसे पुष्ट रख के इसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए। ये जो इशू उठते हैं रोज़, ये इशू इस तरह तो सॉल्व थोड़ा हो जाएंगे। अभी मेरे दोस्तों ने बात की कि आपने अफवाज पाकिस्तान में के बारे में आपके लोगों ने ये बात की। भाई हमने तो नहीं कहा कि मीर जाफ़र सिराजुद्दौला के साथ जिसने गद्दारी की थी वो कौन था, आप ही ने कहा था ना। आप अपनी अदाओं पे गौर करें, ज़रा संभल के बात किया करें, अपने ड्राफ्ट को पहले चेक कर लिया करें। आप पब्लिक में जाते हैं, मीडिया पे आते हैं, तो इसलिए ये इल्ज़ाम तराशी से काम तो नहीं चलता ना। फैक्ट्स तो यही हैं। मीर सादिक कौन है, मीर जाफ़र कौन है, पता है आपको किनके लिए कहा गया, ये कोई बात करने वाली है। अब आइए न्यूट्रल को जानवर किसने कहा, कौन है न्यूट्रल, किन्होंने क्लेम किया न्यूट्रल। खुदा के लिए अपने अल्फाज पे गौर करें और अपनी गुफ्तगू को कंट्रोल में रखें। आप एक जिम्मेवार अगर हैं तो इसको कंट्रोल में रखें और इंदा के लिए इसको बिल्कुल रिपीट ना किया जाए। गिल साहब, जनाब शहबाज गिल साहब, अब उनका बयान आपने सुन लिया, उनका इंटरव्यू भी आपने देखा। ईमानदारी से आप क्या महसूस करते हैं वो क्या है, और उन्होंने फिर क्या बयान दिया है, किसके कहने पे किया है। ये प्लान था और ये स्क्रिप्टेड था, एक ड्राफ्ट हुआ था विच ही रेड आउट। तो अब आप अगर उससे बैकआउट कर जाएं तो बैकआउट तो नहीं हो सकेगा। वो तो एक कन्फेशनल स्टेटमेंट है एक लिहाज से जो मीडिया पे आया, आप उससे कैसे बैकआउट कर सकते हैं। तो आप कैसे दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर सकते हैं, ये बात गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, शहदाए लसबेला के बारे में जो बातें की गई,
आपको पता है एक टीम जो है 6 मेंबर टीम जो है वो उस पर इन्वेस्टिगेट कर रही, क्या मटेरियल आया है, कितना इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल आया है, आप किस तरह उसको ब्रश साइड कर देंगे। इसके लोगों की आंखों में धूल झोंकने से काम नहीं चलेगा, अपने अमाल और अपने किरदार को दुरुस्त करने से काम चलेगा। एवरी टाइम जो है वन कैन नॉट गेट अवे विद ऑल दीज थिंग्स विच दे आर ट्राइंग टू डू। इसलिए थोड़ा आप इसको संभलेंगे तो काम चलेगा, वैसे नहीं चलेगा। मैं एक और अर्ज़ करता हूँ, अभी हमारे दोस्त मोहसिन अजीज़ साहब ने कहा, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं कि ये किया वो किया, कभी ये भी कहा कि मियाँ नवाज शरीफ ने, भुट्टो साहब ने शुरू किया, मियाँ नवाज शरीफ ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम अकम्प्लिश किया, इस कौम को डिफेंस इम्प्रेगनेबिलिटी दी, इसको नाकाबिले तस्खीर बनाया। इतने नाशुक्र लोग हैं कि एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते, सिर्फ गालियां देते हैं। उसने आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया दिया। आप मुझे बताएं, आपने 1 इंच रोड बनाई है? जो लोग सिंध से मेरे दोस्त हैं, जाते आते हैं, जहाँ चलते हैं आप तो सखर जाके रुकते हैं। 4 साल आपके पास हुकूमत रही, आपने 1 ईंट नहीं लगाई सखर से हैदराबाद तक, और लोगों की कमरें टूट जाती हैं। ये आपकी कंट्रीब्यूशन है, ये आपकी मेहनत है। सिर्फ गालियों से अपना काम चलाते हैं, क्या को खुदा का खौफ करें। इसलिए इस चीज़ को रिपीट आप करेंगे तो नेचुरली फिर एनालिसिस भी होगा। आप तशद्दुद की बात करते हैं, क्या आपने राना सनाउल्लाह को जूता ये डाल के तो कुर्सी पे बिठाया था, उसकी इज्जत की थी, उसके नंगे फर्श पे लिटाया, और हर रोज चीनी फेंकी जाती थी उसके ऊपर, फर्श के ऊपर, और रात को कीड़े उसको आकर तंग करते थे, दवाई उसको नहीं दी जाती थी। मरियम नवाज जो है, मरियम नवाज को डेथ सेल में बंद कर दिया गया, उसका बिस्तर छीन लिया गया, उसको दवाई नहीं दी गई। ओ खुदा के बंदो, ये को बात काम करने वाले। और लीडर साहब वहां खड़े होके ह्यूस्टन में जहां भी जलसा हुआ था, मैं जाके उनकी दरियां खींच लूंगा, मैं उनका बिस्तर खींच लूंगा, मैं उनका ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये आपके ह्यूमन राइट्स के लिए अर्ज है, ये पैशन है। आप अपने घर के जरा टटोल के देखें। अब आइए आप जो अभी मेरे दोस्त ने, बुजुर्ग ने, लीडर ने, जनाब इरफान सिद्दीकी साहब ने एक बात की थी, उससे मिलता जुलता मेरा भी मुतालबा है। मेरा एक बिल जो है जिसको कहते हैं कम्युनिटी इंटीग्रेशन, जनाब चेयरमैन आपकी निगरानी में पास हुआ कि सारे इकट्ठे होकर हम मजलूमों की मदद करें। जैसे अभी फैसलाबाद में वाक़या हुआ, एक आदमी के पास नहीं था खाने को, किराया उसके ऊपर चढ़ा हुआ था, मालिक मकान तंग करता था, उसने अपनी 2 बेटियां जो है उनका गला काटा, फिर अपने आप को भी मार लिया। था क्या, पढ़ा लिखा आदमी था कि जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं दे ही नहीं सकता, जो है कर्जा उतार नहीं सकता, बाकी जो किराया नहीं दे सकता, मैं क्या करूं। उसमें यही था ना कि जी 30-30 घर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था शुरू में, 30-30 घर इकट्ठे करें, उसका एक जो है मुअज़्ज़िज़ जो है उसका इंचार्ज बनाएं, और 30 घर इकट्ठे होकर एक दूसरे का ख्याल रखें। जनाब चेयरमैन आप सोचें कि अगर 30 घर में आधा किलो भी वो आटा दें तो क्या उन 30 घरों में कोई भूखा सोएगा? अगर वो 15-15 रुपए 20 रुपए भी दवाई के लिए दें तो क्या कोई दवाई के बगैर मर जाएगा? ये ऐसा नहीं होगा। सबसे बड़ी बात जो इस कौम के लिए, इन पार्टियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि एक दूसरे का ख्याल रखा जाए। सबसे ख़तरनाक बात ये होती है कि जब वो ये कहता है 2 करोड़ का शहर होता है, वो कहता है जी मेरा कौन है, मेरा तो कोई भी नहीं है। वो बिल था सर कम्युनिटी इंटीग्रेशन का, वो बिल भी इरफान सिद्दीकी साहब के बिल के साथ ही गुम हो गया है। तो मेहरबानी उसको तलाश करवाइए, अल्लाह आपको अजर देगा। ये अमल जो है एक सही डायरेक्शन में है। थैंक यू वेरी मच। जनाब आजम सवाती साहब, फिर रजा साहब। सर आपको दे देते हैं ना सर, मोहसिन साहब दे देंगे, दे देंगे सर, आप इधर ही आज हमारे साथ ही हैं शाम 7 बजे तक। सर दे देते हैं सर, सर दे देते हैं। ऑनरेबल सेनेटर सवाती साहब। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सबसे पहले जिस तरीके से मुख्तलिफ फाजल मेंबरान ने मुल्क के अंदर कुदरती आफात से मुतल्लिक
जो नुकसानात हुए हैं, यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत उसको हर लिहाज से एक अहम संग मेल की हैसियत से इस वक्त की जो हुकूमत है उसके साथ तावन करने के लिए हर तरह से तैयार है। इसलिए कि अक्रॉस द बोर्ड बाई पार्टिजन इस मसले को हम हल करने के लिए, जिस तरह कायद ईवान ने बात की, बजिंजो साहब ने बात की, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने इस तरह से बात की, हमें मिलजुल कर इस मसले को हल करना चाहिए। लेकिन बुनियादी तौर पर सर, बुनियादी तौर पर 30 साल के कफन चोर, करप्शन की खोख से पैदा होने वाली इंपोर्टेड हुकूमत अपने एमाल को देखे और वो कफन चोर आज वो डंडा लेके गरीबों के ऊपर पड़े हुए हैं। इस महंगाई का जो तूफान, इस सैलाब की अजियत, गरीब बेसर और सामानी की हालत के अंदर जो है वो अपना गुजारा जिस तरीके, जरा आप चुप हो जाएंगे कि नहीं जी? जी सर प्लीज। जिस तरीके से वो कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि इस इंपोर्टेड हुकूमत का सर झुकना चाहिए। आज जो आवाज आ रही है पेट्रोलियम की दोनों तरफ से, मैं समझता हूं कि ये गरीब की आवाज है कि आज $90 बैरल जो है इस वक्त बैनुल अक़वामी कीमत है। आपने ₹7.62 जो है उसका पेट्रोलियम का ज्यादा किया और 51 पैसे सिर्फ डीजल में कम किया है, जिससे आपकी इन्फ्लेशन की हालत और उसका सारा बोझ इनडायरेक्ट टैक्स की सूरत के अंदर जो है गरीब के ऊपर जो है पड़ रहा है। जनाब, इस पे काफी बहस हो चुकी। इलेक्शन कमीशन के जरिए से ये जो वारदात करने के लिए जा रहे हैं कि 125 सीटों की बजाय 11 सीटों में, जिसमें 2 खवातीन की मुख्तस हैं, 9 पे ये इलेक्शन कराने के लिए जा रहे हैं। और आफरीन देता हूं उस बहादुर लीडर को जिसका नाम इमरान खान है कि इनके सारे लीडरों को चैलेंज किया है कि आओ हमारे मुकाबले के अंदर, लेकिन सब दम दबा के भाग चुके हैं। इसलिए कि इनमें सकत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि अवामी मैंडेट हासिल करें। आज अवामी मैंडेट के लिए पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जगह जगह से आवाज लगा रहे हैं। आए, आपके पास अवामी मैंडेट नहीं है, आए दोबारा हमारे पास, ताकि इन ऐवानों की कोई हैसियत हो। आज हमारी आवाज इसलिए नहीं सुनी जा रही कि हम पर जो मुसल्लत किए गए ये डाकू और चोर, जिन्होंने एवन फील्ड और जिन्होंने जाकर बैरूनी मुल्क को लूटकर अपनी बैलेंस शीट तो बनाई, लेकिन मुल्क की बैलेंस शीट को तबाह बर्बाद किया। आज ये कीमती असासे मुल्क के बेचने के लिए जिस तरीके से नेब के कानून को इन्होंने अपने लिए, अपने रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया, आज बिल्कुल वही कर रहे हैं। लेकिन अवाम खुदा के फजल से जाग चुके हैं इंशाअल्लाह ताला। सर, मॉडल टाउन के मासूमों के ये कातिल आज डॉक्टर शहबाज गिल पर जुल्म और तशद्दुद करके, आज वो मासूम 10 माह की बच्ची के ऊपर जुल्म करके इनसे ये बदला लेना चाहते हैं। लेकिन ये तारीख से सबक इन्होंने सीखा नहीं, तारीख सिर्फ पढ़ी है और इंशाअल्लाह ताला तारीख इनको सबक सिखाएगी। जिस तरह 17 जुलाई के अंदर पंजाब के अंदर इनको शिकस्त फाश हुई, अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह ताला इस आने वाली 9 सीटें लिख लें कि इमरान खान खुदा के फजल से भारी अक्सरियत से पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है फतह हासिल करेगा। और जब इनके मुंह स्याह होंगे, जब इनकी इंपोर्टेड हुकूमत जो है इनके मुंह स्याह होंगे, इंशाअल्लाह ताला ये देखेंगे कि फिर इनका इंजाम जो है ये क्या होगा। सर, आज जिस तरीके से इन्होंने कहा, ऑर्डर प्लीज। सर चेयरमैन साहब, आज जिस तरीके से उन्होंने कहा कि डॉक्टर शहबाज गिल का क्या प्लान था, तो मुझे जरा डान लीग का बताएं, मेमो गेट के प्लान का भी जरा बताएं कि क्या प्लान था।
आज इमरान खान को, उसकी सबसे बड़ी जमात को, आर्मी के खिलाफ जो साजिश कर रहे हैं, असली साजिश टोला यह है, अवाम और दुनिया जानती है कि पाकिस्तान को जिस गिरावट के साथ, पाकिस्तान के तकद्दुस को जिस गिरावट के साथ ये गिरा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। और आने वाला वक्त ये साबित करेगा कि जो कहता था उसका बयानिया सदाकत, ईमान के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्वीर के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला इनको शिकस्त फाश होगी। ऑनरेबल सेनेटर रजा रब्बानी साहब। जी आपको देते हैं, सबको दे रहे हैं जी। लीडर ऑफ द अपोजिशन साहब, मैं नंबर पे चलूं या तो सर सबको मौका आज दूंगा सर, किसी को हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है, सबको मौका मिलेगा सर। मोहसन साहब आपको 10वीं दफा भी मौका देंगे जी। जनाब चेयरमैन, आपका शुक्रगुजार हूं और निहायत मुख्तसर तरीके में 3 या 4 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली जो बात आपके सामने जनाब चेयरमैन मैं रखना चाह रहा हूं वो ये है कि बहुत दिनों से बड़े अफसोस के साथ ये देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान की अशराफिया जो सिर्फ किसी एक जमात में नहीं है बल्कि सारी जमातों के अंदर वो मौजूद है, वो अशराफिया अपनी बका और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सेव करने के लिए पाकिस्तान के अवाम के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं। जनाब चेयरमैन, बहुत दिनों से ये बात पाकिस्तान की अशराफिया दोनों जानिब से कर रही है कि पेट्रोल की कीमतें और दीगर कीमतों में इजाफा हो रहा है। लेकिन जनाब चेयरमैन, उस वक्त भी हमने कहा जब IMF का एग्रीमेंट हो रहा था कि पार्लियामान को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। आज भी जब एक नया एग्रीमेंट नेगोशिएट हुआ तो इस फ्लोर से मुतालबा गया कि वो पुराना एग्रीमेंट जो IMF के साथ किया गया और जो नया एग्रीमेंट है जो IMF के साथ किया गया है, बजाय इसके कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो लीक किया जाए, आप ऐवान के सामने रख दें ताकि वो एग्रीमेंट दोनों सामने हो और ऐवाम को इस बात का इल्म हो और पार्लियामान को इस बात का इल्म हो कि किसने क्या किया। लेकिन क्योंकि जनाब चेयरमैन ये बात दोनों तरफ की इशराफिया के खिलाफ है, therefore Mr. Chairman, Parliament even till today is denied of the details of the agreements between the IMF and the World Bank and the government of Pakistan. इसमें जनाब चेयरमैन कौन सा न्यूक्लियर इशू इन्वॉल्व है कि वो जो है वो सामने नहीं लाया जा सकता। It is the right of the people of Pakistan to know कि आपने कौन से मुआहदे किए और जब आपने पहला एग्रीमेंट किया IMF के साथ तो आपने किस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमिक सॉवरेंटी को जो है वो सरेंडर और गिरवी रख दिया। जनाब चेयरमैन,
जनाब चेयरमैन, जो मैं दूसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि, और आपसे मेरी गुजारिश होगी कि क्योंकि हाउस 1 या 2 दिन अभी सेशन में रहेगा, तो आप मुतल्लिका वजीर से कहें कि वो आके और इस बात का वाज़े जवाब दे, क्योंकि इस पे हमारी एक बड़ी वाज़े पोजीशन रही है और बिलखुसूस मेरी बड़ी वाज़े पोजीशन आज भी है, और वो जनाब चेयरमैन ये है कि ये बात सामने आ रही है कि रूजवेल्ट के 51% शेयर्स को बेचने की बात हो रही है। यह भी बात सामने आ रही है कि पीआईए के 49% शेयर्स, क्योंकि उनका कानून इस बात की इजाजत देता है कि 49% शेयर्स से ज्यादा फरोख्त नहीं किए जाएंगे, उनको भी बेचने की बात हो रही है और उसकी मैनेजमेंट को ट्रांसफर करने की बात की जा रही है। जनाब चेयरमैन, वी वांट टू नो, एविएशन जो है वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट नंबर 2 के अंदर है। क्या आया इसको बेचने की इजाजत काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने दी है या नहीं दी है? हम ये भी जानना चाहते हैं जनाब चेयरमैन। ये हाउस ऑफ द फेडरेशन है, हाउस ऑफ द फेडरेशन के अंदर तमाम सूबों का राइट्स को सेफगार्ड किया जाता है। हम ये भी जानना चाहते हैं जनाब चेयरमैन, ये हाउस जानना चाहता है कि आया ऐसी प्राइवेटाइजेशन की मूव हो रही है, नंबर 1, और नंबर 2, क्या पीआईए के कानून के अंदर तरमीम लाई जा रही है जिससे 49% ऑफ द शेयर्स को बढ़ाया जाए ताकि उसकी मैनेजमेंट जो है वो ट्रांसफर की जाए। जनाब चेयरमैन, आखिर में मैं ये बात कहना चाहता हूं, मुझे निहायत इत्तराम है, बहुत ज्यादा इत्तराम है सेनेटर मुश्ताक साहब का, लेकिन उन्होंने एक बात जो कही, उन्होंने डांस पार्टी की बात की। जनाब चेयरमैन, इसके मेरिट्स या डीमेरिट्स में जाए बगैर कि होना चाहिए था, हालात थे, नहीं थे, मैं उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स में नहीं जा रहा, लेकिन पाकिस्तान के इलाकाई रक्स को, डांसेस को, पाकिस्तान के इलाकाई कल्चर को एक डांस पार्टी के साथ निस्बत देना जनाब चेयरमैन, यह मुनासिब बात नहीं है जनाब चेयरमैन। जनाब चेयरमैन, यही बात 1947 से लेके आज दिन तक चली आ रही है, जहां पे पाकिस्तान की रूलिंग एलीट इस बात की कोशिश करती चली आई है कि पाकिस्तान की जो कल्चरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसको खत्म कर दिया जाए। जनाब चेयरमैन, मेरा कल्चर जो है जनाब चेयरमैन, वो इंडस वैली का कल्चर है। मेरा कल्चर जनाब चेयरमैन अरब कल्चर नहीं है। लिहाजा ये बात वाज़े रहे कि पाकिस्तान को ऑलरेडी उसकी डाइवर्सिटी से डिनाई करने की वजह से बहुत सारे नुकसानात हुए हैं। खुदारा इस बात को समझें कि पाकिस्तान की यूनिटी जो है दैट लाइज थ्रू डाइवर्सिटी। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। ऑनरेबल सेनेटर हाजी हिदायतुल्लाह खान साहब। रहीम, शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। मैं
आपके वसातत से इस ऐवान के तवज्जो एक अहम मौजू की तरफ दिलाना चाहता हूँ। जनाब चेयरमैन साहब, कुछ दिनों से आप लोग मीडिया पे सुन रहे हैं और ख़ुसूसन तौर सोशल मीडिया पे कि दीर, स्वात और दूसरे इलाक़ों में भी दहशतगर्दी का एक लहर चल गया। उसमें दीर के इलाके में एक सिटिंग MP है जो जिनका ताल्लुक़ PTI से है, उसके ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया। उसमें उनका एक भाई, एक भतीजा और 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए और वो बेचारा अब भी शिफा अस्पताल में वो पड़ा है ज़ख्मी हालत में। हमने जब सूबाई हुकूमत के तर्जुमान से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि तालिबान ने इससे इनकार किया कि हमने ये काम नहीं किया। तो ये तो हमारा हक बनता है कि अगर उन्होंने ये काम नहीं किया है तो फिर तो सूबाई हुकूमत ये हमें बता दे कि किसने किया ये काम। दूसरी तरफ पर स्वात में आप लोगों ने देखा कि एक मेजर और एक सूबेदार आर्मी के, उनके हाथ पकड़े हुए हैं पीछे से और वो इनसे इंटरव्यू ले रहे हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप कौन हैं, आप कैसे हैं, आपके बाप का क्या नाम है, किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। और एक DSP ज़ख्मी हालत में पड़ा है वहाँ पे, उसका पाँव में गोली लगी है और वो इस तरह ज़मीन पे लेटा हुआ पड़ा है और उससे लेटे हुए उनसे पूछता है कि आप कौन है, कहाँ से आए, कि आप, वो कहते हैं मैं DSP हूँ, यहाँ मेरा ड्यूटी है, मेरा ताल्लुक़ बनेर से है, ये सारी बातें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी ये लोग कहाँ से आए और इनके पीछे कौन है और इनको किसने यहाँ पे लाया है, ये एक बात। दूसरी कि हम एक तरफ तो अमन के जरिए की बात करते हैं और अमन के लिए मुज़ाकरात हम कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये हालात शुरू हो गए। आज पूरा ज़िल्लदीर और फिर स्वात में लोग निकल के अवाम एहतजाज कर रहे हैं और ये इस बात का पूछना चाहते हैं कि ये जो 2008 से लेके 2013 तक ये जो हालात चले थे और फिर अमन आई और इसके अभी ख़राब करने की कोशिश कौन कर रहा है, ये वो लोग पूछते हैं। दूसरी बात यह है कि वज़ीरिस्तान के अंदर आज लोग वहाँ पे धरना दिया हुआ है, वहाँ पे लोग शहीद हो गए। उनके लिए लोगों ने धरना दिया तकरीबन 1 महीना हो गया। मरकज़ी हुकूमत ने, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इसके लिए ख़ुद एक कमेटी मुकर्रर किया और जिसमें तमाम छोटे बड़े जमातों के नुमाइंदों को शामिल किया, लेकिन वो लोग चले गए। वहाँ पे मुज़ाकरात भी हुए लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई एलामिया जारी नहीं हुआ अभी तक। नहीं उसको ने ये कहा कि हमने कौन सा जो है ना वो मसला इनका हल कर दिया। अभी हुकूमत को ये फिक्र नहीं है कि यहाँ पे अवाम बैठे हैं बेचारे, गर्मी सर्दी बर्दाश्त कर रहे हैं और ये क्यों बैठे हैं, बल्कि उनको ये फिक्र हुआ कि अफ़गानिस्तान से जो कोयला निकलता है और पंजाब जाता है, ये रास्ता क्यों बंद है, इसको खोलना चाहिए, हज़ारों गाड़ियाँ खड़ी है। इसके वजह से तो उनको तकलीफ हुई। दूसरी बात यह है कि अभी बाजोड़ में जमीयतुल उलमा इस्लाम का तहसील नाजिम के ऊपर हमला हुआ और वो बेचारा गाड़ी समेत गिर गया वहाँ से धमाके के साथ और वो भी ज़ख्मी हालत में पड़ा है, उनके साथी भी उसके साथ ज़ख्मी है। वो बाजोड़ के नवाब से पूछते हैं। ये सूरत हाल देखते हम तो हम इसके लिए इनका जवाब मांगते हैं। ये दूसरी बड़ी बात मैं तो ये कहना भी नहीं चाहता था यहाँ ईवान में, ईद उल अज़हा की रात को मेरे घर पर हमला हुआ, दस्ती बम गिराया गया। अल्लाह ने खैर किया, बच्चे खेल रहे थे लेकिन उनको पता चल गया कि बम गिर गया, तो अभी हमारे लोग भी आदि हो गए तो वो इधर उधर भाग के चले गए। अभी उसके लिए सेनेट कमेटी का चेयरमैन साहब बैठा है, स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला, इन्होंने एजेंडे पे डाल दिया। हमारे उसमें सरफराज बुगटी साहब का भी मसला था, मेरा भी था। उसके लिए वहाँ के IG बुलाया, वहाँ के होम सेक्रेटरी आया, वहाँ के जो ऑपरेशन SSP है उसको लाया, बैठ के उनके साथ कमिटमेंट करके हम इसको फ़ौरन इसको आप और बल्कि पूरे हाउस का, ये मेरे साथी अभी कुछ चले गए, सब ने जो कमेटी के अंदर बैठे थे सब ने फैसला किया कि इसको पूरी तौर पर सिक्योरिटी मुहैया करना चाहिए, क्योंकि उनके तरफ से अब भी धमकियाँ आ रहे हैं। क्योंकि उसका धमकी क्या है मैं आपको ये बता दूं,
वो कहते हैं कि आप एक गैर इस्लामी गैर शरी पार्लियामेंट में क्यों बैठे हैं। तो मैंने उनको कह कि तो हमारे एक उसका एक मुफ्ती साहब है, उसका फतवा बताया कि वो कहता है कि ये कुपर का निज़ाम है। मैंने कहा कि हमारे साथ भी मौलवी है, हमारे साथ भी मुफ्ती है, हमारे पास भी इस तरह, आप उनके साथ क्यों बात नहीं करते। मैं आपको क्या जवाब दे सकता हूँ कि ये कुपर का निज़ाम है कि ये मतलब है कि इस्लामी निज़ाम है। तो दूसरी बात यह है कि इसके लिए मैं इस ऐवान के थ्रू मेरे भाई यहाँ सब के ऊपर आ सकती है बात, क्योंकि अभी तक उन लोगों ने मुझसे पूछा ही नहीं। उस दिन 7 दिन पहले मुझे होम सेक्रेटरी के दफ्तर से फोन आया, खुद भी बात नहीं की, फोन आया कि आपको सिक्योरिटी कहाँ से चाहिए, दीर से चाहिए कि पेशावर से चाहिए। मैंने कहा कि मैं तो दीर का हूँ, मुझे दीर से चाहिए। तो उसके बाद भी उनका कोई पता ही नहीं चला कि सिक्योरिटी, मुझे अभी 1 महीने से ज़्यादा टाइम गुजर गया। तो अगर ये तो मैं फिर मतलब है कि अभी हम तो वो आंख पचूले वाला काम करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, कोई बताते नहीं गाड़ी चाहिए, ये तो नहीं चलता। तो कम से कम उनको चाहिए कि इसके ईवान की जो बातें हैं, इसके स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन साहब जो है ना, वो तो इसको इम्प्लीमेंट करे ना। कि आपने बातें की, खुद इनको आप भी लोगों को पूर्ण आ रहे हैं किस्म किस्म के, हज़ारों की तादाद में बढ़ गए, लेकिन कोई पूछता नहीं। सिर्फ वाहिद मतलब मुश्ताक साहब बात करते हैं और कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे अवाम जो है ना आराम से बैठे हैं, किसी को तकलीफ नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ चेयरमैन साहब कि ये हालात जो है ना ये पंजाब तक भी पहुँच जाएंगे अगर हमने इसको वक्त पे मतलब है कि वहाँ पे हम तो इस खुशी में ना रहे कि हम पंजाब में अमन से बैठे हैं, लेकिन ये हालात यहाँ भी पहुँच सकते हैं। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अभी आप लोग देख लें कि 14 अगस्त के मौके पे उन्होंने कह दिया कि डांस पार्टी हुई। डांस पार्टी जिस तरह हमारे रज़ा रब्बानी साहब ने कह दिया, ये मैं खुद बैठा था उसमें। डांस पार्टी इस तरह हुई कि मतलब है कि हमें जो कार्ड आया हुआ था उसमें लिखा था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब परचम कुशाई करेंगे, पाकिस्तान का दिन है 14 अगस्त है, और मतलब है उसके साथ स्पीच करेंगे। लेकिन वहाँ पे मिली तराने और ये जिस तरह उन्होंने क्या इलाकाई, जिस तरह हमारे सूबे का खटक डांस है जो मर्द है वो करते हैं हमेशा के लिए रुमाल हाथ में पकड़ के, आप लोगों ने देखा होगा। पंजाब का इलाकाई रक्स है, इस तरह कोई उन्हें किया होगा। लेकिन इस तरह जो जलसों में लोग करते हैं, थोड़ा सा क्लियर करूं कि इस तरह जो डांस का नाम दिया जाता है तो वो नहीं था। थैंक यू सर, थैंक यू। दूसरी बात यह है कि सर बलूचिस्तान के 14 अगस्त को बलूचिस्तान के इलाका हरनाई में नहते लोगों पर गोलियां बरसाई हैं, जिसमें खालिकदाद खान एक नौजवान शहीद हो गया। उसका भी बात करना चाहिए। 14 अगस्त की खुशी के दिन वहाँ पे लोग अपने पहले 12 अगस्त 1948 को ठीक 1 साल बाद पाकिस्तान के हमारे चारसद्दा जिला में बाबड़ा के मुकाम पर नहर उधर बेचारे, और वजीरिस्तान के जो लोग निकले हैं वह उन लोगों के लिए फिक्र करे कि वो उनके साथ मुज़ाकरात हो जाए कि भाई क्यों है इस तरह, और फिर अगर अमन मुज़ाकरात हो सकते हैं तो कर ले, नहीं है तो फिर क्लियर इस बात को ख़त्म कर। थैंक यू सर, थैंक जनाब सेनेटर। सर अगर एक सर इस तरह तो फिर काम सर रह जाएंगे। सर मैंने तो सर आप लोग सारे खड़े ना हो जाए, मैं नंबर पे सबको मौका दे रहा हूं। सर आपको अभी सर तशरीफ रखें जी, सर तशरीफ रखें। छोटा सा क्या मतलब सर? मैं नंबर पे चल रहा हूं, खातून और मर्द में फर्क नहीं। सर मेंबर है यहां पे, प्लीज जी
सादिया ने बात की है यहां पे जी। जी हिदायतुल्लाह साहब सेनेटर हिदायतुल्लाह साहब की भी कदर करता हूं। देखिए, मैं इलाकाई रक्स के खिलाफ नहीं हूं, जो लोक रक्स है मिस्टर चेयरमैन, सिंध का, पंजाब का, बलूचिस्तान का, पख्तूनों के जो लोक रक्स हैं वो हमारी सकाफत का हिस्सा है। हमें अपनी सकाफत से प्यार है। आपको पता है खाटक वारियर डांस रक्स या वजीर और मसूद का अतन, बल्कि मैं आपको बता दूं द सेकेंड अफगान एक मिनट से सर प्लीज, टाइम इतना नहीं है जी। जी द सेकेंड अफगान वॉर में जो मलाला थी, हीरोइन ऑफ द सेकेंड अफगान वॉर, और उनका ठप्पा और लोक रक्स तो मशहूर है। ये तो हम इज्तिमाई खेती बाड़ी और आज़ादी की जंगों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो लोक रक्स नहीं था, वो बेहया किस्म का डांस था जिसका हमारे सकाफत से कोई ताल्लुक नहीं है। वरना आप यहाँ स्क्रीन पे चला दें, वो खुद पता थैंक यू सर, थैंक यू सर। आ गया जी आपके पर्सनल एक्सप्रेशन, थैंक यू। ऑनरेबल सेनेटर हाफिज करीम साहब भी नहीं है, जनाब सैफुल्ला अबड़ो साहब, फिर रुबीना खालिद साहबा जी। आप अभी अपने नंबर का इंतजार फरमाइए। थैंक यू चेयरमैन साहब। जी सर। थैंक यू चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब, इस ऐवान के माहौल को देख के, इस ऐवान के, ये अपर हाउस कहलाता है, इसके माहौल को देख के यकीन करें कि जैसे आज पाकिस्तान का माहौल बना हुआ है, बारिशों से कितने लोग फौत हो गए हैं। कल एक्सीडेंट हुए हैं मोटरवे पे, मुल्तान सखर पे 29 लोग जो हैं वो फौत हो गए हैं। यहाँ हमारे किसी भी सेनेटर के चेहरे पे कोई अफसोस के आसार हैं? या जो हम यहाँ डिस्कस करने लगे हुए हैं सारे लोग, सब सेनेटर, इस साइड पे या उस साइड पे, आया कहीं से ये कोई है कि हम अपनी नेशन की और मजलूम लोगों की नुमाइंदगी के लिए यहाँ बैठे हुए हैं? मैंने पिछला जो सेशन था उस पर भी मैंने गुजारिश की थी आपको। मुझे उम्मीद है कि आप इस पे आगे आए। आपकी माशाअल्लाह जो ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं या पहले चेयरमैन होंगे या अभी आप हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इन सब लोगों को एक टेबल पे बिठाएं और स्टार्ट इस ऐवान से करें कि हम पाकिस्तान के नेशन के फायदे के अलावा किसी भी बात पे हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, किसी पे डिस्कस नहीं करेंगे, चाहे किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो। ये कौन सा तरीका है? हम बैठ के कोई कहे इंपोर्टेड, कोई कहे सिलेक्टेड। अभी सिलेक्टेड इंपोर्टेड इन लफ्जों से हम तंग आ गए हैं। यहाँ कभी उस साइड पे हम बैठे थे, कभी इस साइड पे हम बैठे हैं। हम कम से कम जो, मैं रब्बानी साहब नहीं है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जैसे उन्होंने IMF के डील की बात की, जैसे उन्होंने PI की बात की, रोजवेल्ट होटल की बात की। हमें कौन सा बुखार चढ़ता है अपनी क़यादत के सामने ये बातें आश्कार करने के लिए? हम क्यों नहीं करते? क्यों नहीं उनके सामने हम दीवार बनते हैं? हमें बनना चाहिए। मैं तो यहाँ हमारे तंगी साहब बैठे हैं, मैं उनको गुजारिश भी करता हूँ कि देखें ये इखलाकियात होती है। अगर हम सेनेटर्स होके अपनी लीडरशिप के नाम ऐसे लेंगे, जैसे खान साहब का नाम आप आधा लेते हैं, जैसे बचपन में खान साहब ने आपसे कोई कबड्डी खेली हो, ऐसे नहीं होता। कल कोई बिलावल साहब का नाम आधा लेगा तो आपको तकलीफ होगी, कल आसिफ साहब का कोई नाम लेगा आपको तकलीफ होगी, कल आप उनकी शान में यहाँ गुस्ताखी करेंगे, यहाँ से कोई जवाब आ जाएगा। ये अच्छी रवायत नहीं है। हम कहाँ बैठे हुए हैं? अभी देखिए मौलाना साहब, मुझे अफसोस हुआ मौलाना साहब की स्पीच। मुझे पता नहीं कि मौलाना साहब को सुराख इतने पसंद है कि उसको सुराख याद आए। ये कोई तरीका है? यहाँ हमारी बहनें बैठी हैं, हमारी कुलीग बैठी हुई हैं, ये कोई इखलाकियात है? किसके जलसों में डांस होते हैं? कोई बताए ना। आखिर मैं PTI के जलसों की बात, यहाँ एक ही चीज लगी हुई है जी, हम उनके वफादार हैं, हम उनके वफादार ज्यादा हैं। भाई सब वफादार हैं, जब उनको पसंद होगा कि उनको वफादार कौन सा चाहिए वही उनको काबिल कबूल है। हम और आप परेशान ना हो कोई भी। यहाँ हम सारे हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि हम वफादारी निभाएं। हम पे लेबल लग जाए, वो लग जाएगा। जिसको भी मालूम होगा, जो जिसको, जब आप लोग काबिल कबूल होंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि अगर गलत चीज़ों को आप बैठ के डिफेंड करेंगे
देखिए, शहबाज गिल साहब हो या कोई हो, इरफान सिद्दीकी साहब के साथ भी जुल्म हुआ था पिछली गवर्नमेंट में। ये कोई अच्छी बात थोड़ी थी। क्या इरफान सिद्दीकी साहब के पास कोई बम था कि उसको जाके ओवरनाइट जाके उसको थाने में बंद किया गया? अगर शहबाज गिल है, जो उसने किया है उसका जवाबदार भी वो खुद है, वो खुद उसका जवाब देगा, उसके हम कौन होते हैं? लेकिन मैं ये जो सारी पॉलिटिकल पार्टी हमारे भाई बैठे हैं कि यार छोड़ें, आपको खान साहब की पार्टी पे तो बड़े इख्तलाफ आता है कि 3 साल 8 महीने उन्होंने कुछ नहीं किया। आप तो डेमोक्रेटिक लीडर है ना, आपने तो 1947 से मुस्लिम लीग भी बनी है, पीपुल्स पार्टी भी 1969 से हुकूमत में है, नून लीग भी है जो लीग का नया शेप है, 1985 से वो भी है। आप तो आगे आए, कम से कम आप तो गलत जो ट्रेडिशंस हैं उसको खत्म करें। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि शहबाज गिल पे एफआईआर कटी है यहां वफाक में, कोसा थाने में। मेरे कुलीग यहां बैठे हुए हैं, आजम नजीर तारड़ साहब, और माशाल्लाह अच्छे मतलब एडवोकेट भी हैं, बैरिस्टर भी हैं। कोई लिस्ट यहां प्रोवाइड की जा सकती है कि कितने बंदों का जब रिमांड खत्म हो गया, वो जेल कस्टडी हो गए, उनको दोबारा कोर्ट में स्टेट गई है? कोई एक एग्जाम्पल ऐसा बताया जाए कि जब एक आदमी को कोर्ट ने जेल भेजा, फिर उस आदमी के पीछे कोर्ट ऐसी हुकूमत लग गई कि नहीं, इसको दोबारा जो है रिमांड दें, हम दोबारा इसकी बेशक करें, जो भी आपने करना है करें। लेकिन जैसे डॉलर की बात आई, कोई और चीजें आई, माची चीजें, तो आजम नजीर तारड़ ने साहब ने कहा कि जी पिछली हुकूमत ने IMF से ऐसा मुआहदा किया कि हमारे हाथ पांव बंधे हुए थे, तेल की कीमतें हमने उसी वजह से बढ़ाई। आजम नजीर तारड़ साहब, आप ऐसी बात क्यों करते हैं कि उसी हमारी जो गवर्नमेंट की मजबूरी है उसी की वजह से आपने सारा कुछ ये किया? स्टेट बैंक का जो एग्रीमेंट है वो भी हमारी गवर्नमेंट ने किया, उसी वजह से हाथ पांव बंधे हुए हैं, डॉलर जो बढ़ता जा रहा है। तो जब अभी आपने ये अमेंडमेंट लाई नैब की, अभी जब आपने अमेंडमेंट लाए, आप उसकी ओवरसीज जो जिसको वोट का हक था ओवरसीज को, वो जब आपने खत्म की तो स्टेट बैंक को भी आप उड़ा देते, आप IMF को उड़ा देते। जब खान साहब अपनी हुकूमत में होते हुए अगर उसने IMF के साथ एग्रीमेंट किया तो उन्होंने तो मार्च में कहा कि भाई मैं जून तक पेमेंट जो प्राइसेस है ऑयल की नहीं बढ़ाऊंगा, तो वो जिम्मेवार था उन चीजों का ना। अभी आप आए हैं, देखिए हमें एक चीज मानना पड़ेगी, हम सबको इस ऐवान में, हम दोनों साइड पे बैठे हुए हैं, अफसोस ये है कि हमारी सब पार्टीज इस वक्त पाकिस्तान में जो भी हैं, एक फाइनेंस मिनिस्टर हम पार्टीज में पैदा नहीं कर सके, कोई भी पार्टी। अब मैं थोड़ा सा मिसाल आपको दे दूं, 2008 से लेके मेरे सारे PP के दोस्त बैठे हैं कि 2008 में हफीज शेख वहां फाइनेंस मिनिस्टर बना, वो MNA में नहीं था, वो इलेक्टेड नुमाइंदा भी नहीं था। फिर आपने देखा 2010 में शौकत तरीन आया, फिर 2018 में मिफ्ताह इस्माइल आया, हमारी गवर्नमेंट आई तो हमारी गवर्नमेंट में आपने देखा कि शौकत तरीन साहब 2021 में आ गए, 2019 में हफीज शेख साहब आ गए। तफावत इतना है भाई मेरे, सबको मैं गुजारिश करता हूं कि PP के टाइम में पहले हफीज शेख आया, पहले शौकत तरीन आया, हफीज शेख बाद में आया। PTI के गवर्नमेंट में पहले यहाँ हफीज शेख आया, बाद में शौकत तरीन आया। यहाँ जैसे रब्बानी साहब ने कहा कि यहाँ से पॉलिसीज वो बनेगी जो लोग वो चाहेंगे, इनको कोई भी किसी से कहा। अगर शौकत तरीन साहब को हम लाते हैं तो शौकत तरीन साहब क्या करता? 2008 की पॉलिसीज को कैसे डिफेंड करता? वही शौकत तरीन साहब था जो कहता था कि डॉलर जो है वो स्मगलिंग हो रही है। भाई स्मगलिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फर्ज है कि वो उसको स्टॉप करे। अभी यहाँ जैसे मिफ्ताह इस्माइल साहब है, उसकी विद इन पार्टी है, भाई उसकी क्या है? वो एक कैंडी फैक्ट्री है, कैंडी फैक्ट्री चलाता है। अभी कल वो बैठ के कहता है कि मैंने जो यहाँ के बिजनेसमैन थे उस पर मैंने फिक्स टैक्स लगाया, वो मेरी गलती थी। आप कैसे फाइनेंस मिनिस्टर हैं? कल आप कहते थे कि 180 से डॉलर मैं नीचे लाऊंगा, कल बैठ के कह रहा है कि मैंने उसको 239 से जाके कंट्रोल किया। तो जब वो 180 से बढ़ रहा था तो उस वक्त तुम कहां थे? तुम अपनी कैंडी फैक्ट्री में थे, उस वक्त क्यों नहीं तुमने कंट्रोल किया? 180 पे वो बढ़ता ही नहीं, 245 पे पहुंचता ही नहीं। ये मजाक है। अभी ये मुझे खुशी है कि कल आसिफ जरदारी साहब ने कहा है कि हम ऐसे डिसीजंस को नहीं मानते। कल ANP की स्टेटमेंट आई है, कल मरियम बीबी की आई है, एक ट्वीट आई है। सही है या गलत है कि नवाज शरीफ साहब उठ गए मीटिंग से? मुझे तो अफसोस इस बात का है कि नवाज शरीफ साहब किस कैपेसिटी में उस मीटिंग में बैठे थे। मरियम नवाज शरीफ साहबा किस कैपेसिटी से उस मीटिंग में बैठ के फैसले कर रहे थे? अगर बीइंग एज अ लीडर आप लोग करते हैं तो आप अपनी पार्टी को मजबूत भी करें, आप अपनी पार्टी को पाबंद भी करें। मैं जरदारी साहब से गुजारिश करता हूं, ये सारे दोस्तों के खिलाफ, कि आप इस हुकूमत को पाबंद करें कि कीमतें न बढ़ाए। बाकी देखिए
हमारे जलसों पे आप ऑब्जेक्शन किसी के जलसे पे नहीं होना चाहिए। ये अच्छी बात है कि रक्स है जो भी है। तफावत ये है कि कल मौलाना जो अब्दुल अकबर साहब हैं MNA, उन्होंने खुद कहा कि भाई मैंने तो अपनी टोपी उतार के आंखों पे दे दी। मुझे मौलाना फजल रहमान साहब के बेटे पे तो कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि लाजमी है उनको बड़ी किस्मत से कोई चीज़ देखने में मिली होगी, बज़ाहिर अंदर का पता नहीं कि क्या होगा, तो लाजमी उन्होंने बैठ के उसको एंजॉय किया। लेकिन जिसको हमारे जलसों पे तकलीफ है, मैं इतना बता दूं, हम क्या करते हैं जलसों में, PTI के जलसों में होता क्या है, हम कहते हैं कि तेरा खुदा न और है, न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है, ये दाद चलती है। हम कहते हैं कि ये जवानों वतन के, भाई नेशनल एंथम में हम कहते हैं ना, किसी पार्टी में हिम्मत है यहाँ जो कहते हैं आगे कि भाई हम छोड़ें वफादारी को, आप कोई नेशनल एंथम तो अपनी पार्टी में पहले चलाएं। हम जाते हैं PTI के जलसों में, भाई पहले सारे उठ जाओ, सारी कौम उठ जाती है कि नेशनल एंथम। उसके बाद नजम आया तो नजम क्या कहता है, वो ये तो सना कहता है, खुदा ताला का हम्द है, वो कहता है कि न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है। क्यों आपको तकलीफ होती है इन चीजों से? अगर वो आता है जुनून वाला का, न जज्बा न सर 9 मिनट हो गए, खुद एहतसाबी खुद करें सर, आपके कुलीग्स हैं, मुझे कोई मसला नहीं होता। फिर सुबह मैं आज बता दूं, जिस सेनेटर साहब अभी भी सुन लें, लॉजेस में जिधर भी आ जाएं, अपनी मर्जी से 7 बजे तक सेशन चलेगा सर। और कल फिर ये गिला ना करें कि जी मुझे मौका नहीं मिला, मुझे बोलने नहीं दिया, ये कल नहीं चलेगा, मैं बता दूं। सर आप 1 बजे तक चलाएं, कम से कम सब नहीं बैठेंगे, मैं आपके साथ बैठूंगा इंशाल्लाह, ये मेरा वादा है। मैं जाने भी नहीं दूंगा, बेफिक्र रहो, बैठ जाओ। जाता ही नहीं सर जी सर। मैं गुजारिश ये करता हूं कि मैं आजम नजीर तारड़ साहब को ये कहता हूं कि काइंडली, जैसे ये नैब की बाकी अच्छा ये नहीं है, हमारी साइड से बात ये है कि नैब कोई आसमान से फरिश्ता नहीं था, ये वही नैब है। जब हमारी गवर्नमेंट गई तो पहला खत तो सुने गोगी को लिखा, ये वही नैब है जो पिछले हुकूमत में लिखती आई है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर इस ऐवान के थ्रू सारी चीजें होंगी तो कम से कम उस पर चेक रहेगा। और ये जो स्टेट बैंक वाला जो कानून है, इसको भी काइंडली इसी तरह अमेंडमेंट लाके इसको खत्म किया जाए, ताकि ये पिछली पार्टी पे, पिछली हुकूमत पे जो आपके ऑब्जेक्शन है वो खत्म होने चाहिए। बाकी खुदा के वास्ते ये लोग बादशू में बहुत मुसीबत में पड़े हुए हैं, इनका कुछ ख्याल करें। यकीन करें सिंध का भी अशर वही है, KPK का भी वही है, पंजाब का भी वही है। बलूचिस्तान तो इस वक्त आधा बलूचिस्तान तबाह हो चुका है, हमें उसकी रिहेबिलिटेशन के पास जाना चाहिए, उसकी तरफ जाना चाहिए। इनसे फंड थैंक यू सर। सर मैं